एपिसोड 351। ये कोई बहुमूल्य खंडहर है या कोई व्यक्ति, ये तो हम पूरी तरह से खोज करने के बाद ही जान पाएंगे। समय बर्बाद मत करो, जुन ने दक्ष से कहा। हम पहले ही यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें अपने गंतव्य की ओर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे बस इस चीज को छूना था। दक्ष ने निराशा में कहा, खैर तुम्हारा विचार अच्छा है, मैं देखूंगा कि इस जगह पर क्या क्या है। उसने दालान में अपना पहला कदम रखते हुए कहा, वैसे भी अब जब हमारे पास दुनिया का सारा समय है तो तुम मुझे उस रिफोजिजिन के बारे में बताना जारी रखोगी। मैं आत्मा तलवार को और भी मजबूत तलवार से कैसे फिर से गढ़ सकता हूं ताकि वह बेहतर हो सके। दक्ष ने जुन से पूछा, यदि आप एक अर्थ ग्रेड आर्टिफिशियल होनी चाहिए, लेकिन आप नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप ये कर सकते हैं। आपको एक ऐसा अर्थ ग्रेड आर्टिफिशियल और एक उच्च ग्रेड मटेरियल तलवार देनी होगी जिससे आप इसे फिर से बनाना चाहते हैं। आपको कुछ और सामग्रियों की भी आवश्यकता होगी, लेकिन अर्थ ग्रेड आर्टिफिशियली तलवार एक स्वर्ग ग्रेड तलवार हो, क्या एक पृथ्वी ग्रेड कारीगर परिणामी तलवार को नुकसान पहुंचाए बिना या मेरी तलवार की आत्मा को नुकसान पहुंचाए बिना इससे निपट सकता है? द ने जूनन से पूछा, जबकि वह भौंसक हो रहा था। वे नहीं कर सकते। यदि आप आधार सामग्री के रूप में एक स्वर्ग ग्रेड तलवार का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको एक स्वर्ग ग्रेड कारीगर खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि परिणामी तलवार एक स्वर्ग ग्रेड तलवार होगी। यदि आपने कड़ी मेहनत की तो आप एक प्रतिभाशाली पीक अर्थ ग्रेड कारीगर पा सकते हैं जो ये कर सकता है, जुन ने दक्ष को बताया। दक्ष ने उसकी बातें सुनकर भरी, स्वर्ग ग्रेड आर्टिफिशियल होगा, स्वर्ग ग्रेड आर्टिफिशियली लू तो उन्हें मेरी आत्मा तलवार की लालसा करने से कौन रोक सकता है? मैं पृथ्वी ग्रेड आर्टिफिशियल हुए कहा और अंततः नकारात्मक में सकारात्मकता ढूंढ ली। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो तलवार को और उन्नत कर सकता हूं। दक्ष लंबे और अंधेरे गलियारे में चल रहा था जबकि जूनन उसके बगल में तैर रही थी। अचानक जुन के हाव भाव और भी गंभीर हो गए और वह भौं सी कोड़ने लगी। रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ है, जुन ने दक्ष से कहा। जब वह रुकी, दक्ष भी उसकी बातें सुनकर रुक गया। उसने उसकी ओर देखा, उसके आगे बोलने का इंतजार करते हुए। आगे के फर्श को से देखो, उसने दक्ष से कहा, जैसे वह उसे सावधान रहने के लिए कह रही हो। दक्ष ने उसकी बात सुनी और वह भी भौचक्का हो गया, ये सोचकर कि आखिर ऐसा क्या था जो उसने नोटिस किया और उसने नहीं। उसने आगे की मंजिल पर भी नजर डाली और उसे ध्यान से देखने की कोशिश की। कुछ सेकंड के बाद दक्ष के चेहरे पर ज्ञान की झलक दिखाई दी और उसने अपना सिर हिलाया। तुम सही हो, आगे का फर्श अलग है। अब तक का फर्श बिल्कुल समतल था, लेकिन आगे का फर्श असमान है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो जमीन से थोड़ा ऊपर है। मुझे लगता है कि यह एक जाल हो सकता है। दक्ष ने कहा, तुम सही हो, आगे निश्चित रूप से जाल है। जहां तक मुझे पता है इस तरह के कुछ जाल है, जैसे ही तुम असमान सतहों पर पैर रखोगे जाल सक्रिय हो जाएगा और तुम खतरे में पड़ जाओगे। जुन ने दक्ष से कहा, यह बात तो सही है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। कोई इस तरह के जाल क्यों बनाएगा? वे इसे इतना स्पष्ट क्यों बनाएंगे? वे इसे फर्श पर समतल बना सकते थे और किसी को पता भी नहीं चलता। उन्हें जाल के लिए इसे असमान बनाने की जरूरत नहीं थी। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा, रुको, क्या तुम ये कह रहे हो? जुन ने कहा और उसके चेहरे पर समझ की चमक आ गई। हाँ, यह एक जाल हो सकता है, लेकिन वह जाल नहीं है जो तुमने सोचा था। उन्होंने इसे जानबूझकर जाहिर किया है। यह अंदर आने वाले लोगों की बुद्धि की जांच करने के लिए होना चाहिए। मेरा मानना है कि यहाँ ऊंचे स्थान ही असली सुरक्षित स्थान है, जहाँ जाल सक्रिय नहीं होंगे। सबसे स्पष्ट स्थान जो लोगों को संदिग्ध लगेगा वह यहाँ सुरक्षित है, और सुरक्षित दिखने वाला स्थान खतरनाक है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि वह कुछ सही कर रहा है। ये भी एक संभावना है, लेकिन दूसरी संभावना के बारे में क्या आप जो सोच रहे हैं ठीक वही वे चाहते थे कि बुद्धिजीवी लोग सोचे और जानबूझकर सबसे स्पष्ट जाल पर कदम रखें? हो सकता है कि वे खिलवाड़ कर रहे हो। बुद्धिजीवियों को सबसे बेवकूफी भरे जाल से मारने से बेहतर क्या हो सकता है जिसे बुद्धिजीवी जटिल समझते हैं? जुन ने कहा और दूसरी संभावना को उठाया। उसके शब्दों से दक्ष का चेहरा तमतमा गया, क्योंकि उसने इस संभावना के बारे में नहीं सोचा था। अब वह फिर से उलझन में था। क्या स्पष्ट जाल ही जाल था या वह सुरक्षित जगह थी? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो यह एक जाल हो सकता है और कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, या ये सब सुरक्षित हो सकता है और वे बस अंदर आने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। इन सभी संभावनाओं ने उसके सिर को हिला दिया। जो भी हो, पैदल चलने के बजाय मैं बस उड़ जाऊंगा, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, और उसने विचारों को त्याग दिया और अपरंपर मार्ग अपनाने का फैसला किया। वह बिल्कुल भी चलने वाला नहीं था, इसके बजाय वह अपनी आत्मा तलवार पर उड़ने वाला था। दक्ष ने अपनी स्टोरेज रिंग से अपनी स्पिरिट तलवार निकाली। तलवार की मूठ गायब थी, लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी सुरक्षित थी। वह पूरी तरह से उड़ने में सक्षम थी, इसलिए दक्ष उसका इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। आत्मा की तलवार प्राचीन अनुभूति से बाहर आए। जैसे ही वह बाहर आए वह जमीन पर गिर गई। वह उड़ नहीं रही थी। दक्ष को तलवार से कोई जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। दक्ष बहुत चिंतित था। उसने जून की तरफ देखा। मैं इसके साथ कोई संबंध महसूस नहीं कर सकता। क्या यह उस जहर की वजह से है?
है, तुमने कहा था कि अंदर की आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फिर मैं इसे बिल्कुल महसूस क्यों नहीं कर सकता? क्या हुआ? दक्ष ने जून से पूछा। चिंता मत करो, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तलवार के अंदर की आत्मा अभी भी ठीक है, बाहर की तुलना में तुम्हारी आत्मा तलवार में कोई बदलाव नहीं आया है। जून ने दक्ष से कहा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? दक्ष ने गहरी सिरम से पूछा। मैं तलवार के चारों ओर कुछ अजीब सी आभा महसूस कर सकता हूँ और यह इस कब्र से आ रही है। ये संभव है कि कब्र में कलाकृति के उपयोग पर प्रतिबंध हो, यही कारण है कि आप तलवार को महसूस भी नहीं कर सकते, उसका उपयोग करना तो दूर की बात है। जून ने दक्ष को समझाया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अभी भी अपनी कलाकृतियों का उपयोग कर सकता हूँ। प्राचीन अनुभूति और नकली शब्दों की अनुभूति अभी भी ठीक है, मैं अभी भी उनसे अपना संबंध महसूस कर सकता हूँ, लेकिन आत्मा तलवार के साथ वह पूरी तरह से मर चुका है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आप अपनी सामान्य कलाकृतियों की तुलना नकली विश्व वलय से नहीं कर सकते। नकली विश्व वलय अमर विश्व की एक अनमोल वस्तु है, इसे वहां भी पाना लगभग असंभव है। मुझे नहीं लगता कि यह छोटा मकबरा इसे प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए। जुन ने दक्ष को समझाना शुरू किया। जहां तक प्राचीन अनुभूति की बात है, क्या मुझे इसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा? यह मेरे प्राचीन गुरु द्वारा बनाई गई चीज है, इस मकबरे या किसी संरचना की बात तो छोड़िए, अमर सम्राट भी इसे सक्रिय होने से नहीं रोक सकता। उसने आगे कहा। तो आप कह रहे हैं कि यह केवल निम्न श्रेणी के खजानों को प्रभावित करता है? दक्ष ने जून से पूछा। हाँ, आत्माओं की तलवार यहाँ एक दुर्लभ वस्तु हो सकती है, लेकिन अमर दुनिया में आप इसे हर जगह देख सकते हैं, जुन ने उत्तर दिया। हालांकि दक्ष ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया था, फिर भी उसने खुद इसका परीक्षण करने की कोशिश की। उसके पास बहुत सारे खजाने थे जो उसने कई जगहों से लूटे थे। उसने उन्हें बाहर लाने और उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। खजाने ने वैसा काम नहीं किया जैसा कि जुन ने भविष्यवाणी की थी। हालांकि राजा की तलवार अभी भी काम कर रही थी, लेकिन बस इतना ही, दक्ष की केवल 3 वस्तुएं अब काम कर रही थी। राजा की तलवार, नकली दुनिया की अनुभूति और प्राचीन अनुभूति। तो मैं स्पिरिट स्वॉर्ड पर उड़ नहीं सकता और मैं वहां टैली भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह असमान गलियारा मेरे टैली से कहीं ज्यादा लंबा है। दक्ष ने भौं सरते हुए कहा। उसने स्पिरिट स्वॉर्ड उठाया और उसे स्टोरेज रिंग में वापस भेज दिया। ये हलवे मेरे लिए अपने जानवरों पर उड़ने के लिए बहुत छोटा है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि वह आगे बढ़ने का रास्ता सोचने की कोशिश कर रहा था। वह हवा में चल सकता था, लेकिन उसे पता था कि लंबे समय तक ऐसा करना संभव नहीं था। उसे नहीं पता था कि यह गलियारा आखिर कितना लंबा था। स्वर्गीय दानव पंख, उसने कहा जब उसने चारों ओर देखा कि क्या इस स्थान पर अपने स्वर्गीय दानव पंखों के साथ उड़ना बेहतर होगा या नहीं। यह आयाम इतने पर्याप्त है कि स्वर्गीय दानव पंखों के साथ भी उड़ान भरी जा सकती है। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने तय किया कि उसे स्वर्गीय दानव पंख चाहिए। अपने स्वर्गीय दानव पंखों की तेज उड़ान की गति के साथ उसे विश्वास था कि वह जल्द ही कालकोठरी को साफ कर देगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कसू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ अपना सिर हिला दिया। स्वर्गीय दानव पंख, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसकी आंतरिक क्यूई उसकी पीठ की ओर बढ़ने लगी और उसकी पीठ से बाहर निकलकर 4 खूबसूरत देवदूत जैसे पंख बनाने लगी। 4 पंखों में से 2 काले थे जबकि अन्य 2 चमकीले थे। दक्ष अपनी पीठ के पीछे 4 पंख लगाकर खड़ा था। वह अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर बिजली की गति से गलियारे के आगे बढ़ने लगा। दक्ष ने बड़खाबर जमीन पर पैर नहीं रखा, लेकिन वह जमीन से सिर्फ 1 मीटर ऊपर उड़ गया। वह कुछ सेकंड तक उड़ता रहा, लेकिन उसे दालान का अंत दिखाई नहीं दिया। दालान पूरी तरह से खाली लग रहा था, इसलिए उसने धीरे चलने की भी जहमत नहीं उठाई। जैसे ही दक्ष आगे बढ़ा, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वह दीवार से टकरा गया हो और वह अपना स्वयं खो बैठा। वह इतनी तेजी से उड़ रहा था कि उसका सिर अदृश्य दीवार से टकराया, जिसका उसे भी एहसास नहीं हो सका। ये प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उसका दानव सम्राट शरीर भी उसे पूरी तरह से बचा नहीं सका। जमीन पर गिरते ही उसका सिर घूमने लगा। उसके स्वर्गीय दानव पंख भी गायब हो गए। दक्ष समूह में पी के बल गिर पड़ा। उसका शरीर जमीन की समतल सतह पर गिरा, लेकिन जमीन के असमान हिस्से पर भी गिरा। अरे क्या तुम ठीक हो? खड़े हो जाओ। जून दक्ष के पास आए और उसके बगल में बैठ गई। उसने उसका सिर उठाया और उसे अपनी गोद में रख लिया और उसके सिर को सहलाने लगी। दक्ष की दृष्टि थोड़ी धुंधली थी और उसका सिर दर्द कर रहा था, लेकिन वह उसकी बातें सुन पा रहा था। उसने अपनी आंखें खोली जो थोड़ी धुंधली और धुंधली दिखाई दे रही थी। जब उसने अपना सिर छुआ, ये चोट लगी। मुझे लगता है मुझे इतनी तेजी से नहीं उड़ना चाहिए था। अगर मेरा शरीर मजबूत नहीं होता तो मेरी खोपड़ी टूट जाती, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसकी आंखों ने आखिरकार कुछ एकाग्रता हासिल कर ली। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। यह अदृश्य दीवार, यह बिल्कुल अप्रत्याशित थी। मैं भी इसे महसूस नहीं कर सकी, हालांकि मैं सावधान थी और सब कुछ देख रही थी। यह जगह वाकई अजीब है, जुन ने दक्ष से कहा। सौभाग्य से हम जाल के बारे में गलत थे। आप फर्श के समतल और असमान दोनों हिस्सों पर मारते हैं, लेकिन कोई जाल सक्रिय नहीं होता। आप अपनी पिछली धारणा में सही थे। उन्होंने
ने शायद इसे सिर्फ उन लोगों को डराने के लिए बनाया था जो बहुत ज्यादा सतर्क है। हम बेकार में चिंतित थे, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और उसे बुरा लगने लगा। वह अपने माथे को छूने से खुद को रोक नहीं सका, मानो वह खुद पर हाथ मार रहा हो। मैं इसे कुछ सेकंड देता हूँ, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। कुछ सेकंड दीजिए, जुन ने असमंजस में पूछा। तुम भी हमारी किस्मत जानते हो जितना मैं जानता हूँ। अगर कोई जाल नहीं होता तो मैं समझ जाता, लेकिन तुमने मौत का झंडा फहरा दिया है। अब कोई जाल नहीं है, बस तुम चाहते हो। दक्ष ने चारों ओर देखते हुए कहा। जैसा कि उसने सोचा था कुछ हुआ। उसके सामने की अदृश्य दीवार दिखाई देने लगी। कुछ और भी हुआ। उसके पीछे कुछ इंच की दूरी पर एक और दीवार दिखाई दी जिसने दोनों रास्तों को रोक दिया। वह न तो आगे जा सकता था और नहीं पीछे जा सकता था। दक्ष ने भोग सीढ़ीवारों की ओर देखा। यह अच्छा है कि यह सिर्फ दीवारें हैं, अगर मैं थोड़ा प्रयास करूं तो मैं इन्हें तोड़ सकता हूं। दक्ष ने बड़बड़ा हुए अपनी किंग स्वॉर्ड को अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला। वह अपनी सबसे मजबूत तलवार कला सेंट स्वॉर्ड के 7वें रूप के साथ हमला करने के लिए तैयार था। वहां पर्याप्त जगह नहीं है और मैं घायल हो सकता हूं क्योंकि दीवारें बहुत पास है। सौभाग्य से मेरे पास पर्याप्त जीवन रक्षक गोलियां हैं, उसने तलवार की मुद्रा में आते हुए कहा। उसने अपनी तलवार अपने सिर के ऊपर उठाए। संत तलवार के 7 रूप 7वां रूप जैसे ही वह काटने के लिए तैयार हुआ, उसने अपनी क्यूई को विशिष्ट क्यूई बिंदुओं पर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह काटने वाला था उसके हाव भाव बदल गए क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके पैर के नीचे की जमीन गायब हो गई है। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई है, वह गिरने लगा। वह 1 मीटर चौड़ी सुरंग में नीचे की ओर फिसल रहा था। हालांकि उसने अपनी तलवार को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। जब वह नीचे की ओर फिसला तो उसकी तलवार और उसका सिर उसके सिर के ऊपर थे। उसने अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपनी तलवार को स्टोरेज रिंग में वापस भेजा। जल्द ही सुरंग बंद हो गई, लेकिन दक्ष का गिरना बंद नहीं हुआ। वह नीचे गिरता रहा, लेकिन कम से कम अब वह मुक्त रूप से नीचे गिर रहा था। अच्छी बात यह थी कि अब उसकी हरकतों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। दक्ष ने अपने स्वर्गीय दानव पंखों का इस्तेमाल किया और वह गिरने के बजाय उड़ने लगा। जैसे ही वह उड़ रहा था उसने चारों ओर देखा और एक अजीब दृश्य देखा। यदि वह गिरना जारी रखता तो सीधे लावा में गिर जाता जो उससे कुछ मीटर नीचे था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसे थोड़ा पसीना आ गया। ये गर्मी के कारण था और साथ ही इस बात के कारण भी कि वह अब मरने के कितने करीब था। उसने इधर उधर देखा और उतरने के लिए कुछ जमीन ढूंढ ली। वह जमीन पर उतरा और इधर उधर देखने लगा कि वह कहाँ है। बड़ी खाली जगह के बीच में सिर्फ एक लावा झील थी। झील के चारों ओर जमीन तो थी, लेकिन बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उसने ऊपर देखा कि ऊपर से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि वह रास्ता भी बंद हो चुका था जहाँ से वह गिरा था। वह हताशा में अपने पैर जमीन पर पटकने से खुद को नहीं रोक सका। जिसने भी ये जगह बनाई है वह स्पष्ट रूप से खिलवाड़ कर रहा है। एक जाल जैसा गलियारा जिसमें से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वह अदृश्य दीवार है और यह जगह तो और भी बदतर है। दक्ष ने हताशा में कहा। बस एक लावा झील और कुछ नहीं। उन्होंने इसे यहाँ क्यों छोड़ा ताकि फंसे हुए लोग आसानी से खुद को मार सके। वह इधर उधर घूमते हुए कोस रहा था, लेकिन उसका सिर हिल रहा था क्योंकि वह कमजोर महसूस करने लगा था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए जल्दी से जिया को पुकारा, इससे पहले कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उसके सिर पर लगी चोट जानलेवा तो नहीं थी, लेकिन इतनी हल्की भी नहीं थी। दर्द अचानक वापस आ गया था जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जिया दक्ष के पास आए और उसे गिरते हुए देखा। वह आगे बढ़ी और उसे सीधा लेटने में मदद की क्योंकि वह सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसे कोई आदेश नहीं था कि उसे क्यों बुलाया गया था, लेकिन उसने फिर भी दक्ष की रक्षा करने का फैसला किया। वह नहीं जानती थी कि इस समय वहां कोई और भी था। वह कसन को नहीं देख पाई जो दक्ष के बगल में बैठा था। उसे चिंता से देख रहा था। मुझे लगा कि चोटें हल्की है, मुझे उसे उठते ही जीवन रक्षक गोलियां खिला देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं छू सकती। गोलियां भी प्राचीन रिंग में है, मैं उन्हें रिंग से बाहर ला सकती हूँ क्योंकि वे सिर्फ छोटी मोटी चीज है, लेकिन असली सवाल उसे खिलाने का है। मैं उसे कैसे रुकूं, मैं कैसे भूल सकती हूँ वह मुझे छू सकता है और मैं उसे छू सकती हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं गोलियां नहीं छू सकती, वह उन्हें छू सकता है। जुन ने योजना बनाते हुए कहा। वह प्राचीन अंगूठी की आत्मा थी और अंगूठी पर उसका थोड़ा नियंत्रण था। भले ही वह प्राचीन अंगूठी के निर्माता द्वारा उस पर लगाए गए बहुत सारे प्रतिबंधों के अधीन थी, फिर भी अंगूठी पर उसका कुछ नियंत्रण था। जुन उन अंगूठियों से कुछ ऐसी चीजें बाहर लाने में सक्षम था जिन्हें अंगूठी द्वारा बेकार माना जाता था। भले ही लाइफ हीलिंग पिल्स दूसरे दर्जे के साम्राज्य में दुर्लभ गोलियां थी, लेकिन साम्राज्य में यह इतनी बड़ी नहीं थी। एक गोली जो तीसरे दर्जे के साम्राज्य की नजर में इतनी आम थी, निश्चित रूप से अंगूठी के मानदंडों के अनुसार बेकार मानी जाती थी। इसलिए जुन इसे बिना किसी परेशानी की अंगूठी से बाहर ला सकता था। जून ने अपनी आंखें बंद कर ली और दक्ष की प्राचीन अंगूठी तक पहुंचकर जीवन चिकित्सा की गोली की तलाश करने लगी। उसने गोली ढूंढ ली और उसे प्राचीन रिंग से बाहर निकाल लिया। गोली दक्ष के ठीक बगल में जमीन पर गिर
गई क्योंकि जून उसे छू और पकड़ नहीं सका। जिया ने कुछ गिरने की आवाज सुनी और दक्ष के पास जमीन पर एक छोटी सी गोली पड़ी देखी। वह भी हैरान थी क्योंकि उसने दक्ष का हाथ गोली की ओर बढ़ते देखा जबकि उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वह उलझन में थी लेकिन उसने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि उसे दक्ष से कोई आदेश नहीं मिला था कि वह क्या कर सकती है। जबकि उसने दक्ष के हाथों को हिलते हुए देखा, वास्तव में वह जून की हरकतें थी। जून अपने हाथ से गोली उठा रहा था क्योंकि वह दक्ष के अलावा किसी और चीज को छू नहीं सकती थी। उसने उसके हाथ पकड़े और उन्हें गोली की ओर बढ़ाया। दक्ष के हाथ का उपयोग करते हुए जून ने जीवन चिकित्सा की गोली उठाए और उसे दक्ष के होठों के पास लाया। जिया ने सब कुछ देखा लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह क्या कर सकती है। वह जानती थी कि गोली जहरीली नहीं थी क्योंकि उसने कई बार लोगों को गोली खाते देखा था। जो कुछ हो रहा था उसने उसे होने दिया। जैसे ही गोली दक्ष के मुंह में डाली गई उसका मुंह खुल गया। गोली को दक्ष के मुंह के अंदर उसकी जीभ पर रखा गया था। हालांकि दक्ष गोली को तुरंत निगल नहीं सकता था लेकिन इसकी एक और खासियत थी, यह मुंह के अंदर भी अपने आप पिघल सकती थी। दक्ष के होठों को छूते ही यह अपने आप पिघलने लगी। इससे उसकी जो भी छोटी मोटी चोटें हैं वे ठीक हो जाएंगी। जहां तक सिर दर्द और दूसरी चीजों का सवाल है वह भी उसके जागने के बाद ठीक हो जाएंगी। अब हम बस उसके जागने का इंतजार कर सकते हैं। जून ने दक्ष के चेहरे को भरते हुए कहा। धीरे धीरे समय गया और दक्ष आंखें बंद करके जमीन पर लेटा रहा। जून ने दक्ष को ध्यान से देखा और उसके जागने का इंतजार किया लेकिन तभी उसके हाव भाव बदल गए और वह बेचैन होने लगी। नहीं 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 नहीं, इस बार नहीं, आखिर यह सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। वह गुस्से में गरजने लगी और गायब हो गई। जून वास्तविक दुनिया से गायब हो गई और एक स्वप्निल स्थान के अंदर प्रकट हुई। जब वह हवा में उड़ रही थी तो उसके चारों ओर बादल थे। उसके सामने एक सुंदर और ऊंची इमारत थी जिसे ब्लडलाइन मंदिर के नाम से जाना जाता था। यह एक रहस्यमय जगह थी जिसके अंदर कई रहस्य छिपे हुए थे। स्वाभाविक रूप से दक्ष इसे केवल उस स्थान के रूप में जानता था जिसने उसे ब्लड लाइन ट्रायल दिया था लेकिन जून को थोड़ा अंदाजा था कि यह एक बहुत ही खास जगह थी। जून रक्त रेखा मंदिर के पास प्रकट हुई और वहां तैरने लगी लेकिन उसने पास में एक अन्य व्यक्ति को भी खड़ा हुआ पाया। जब उसने उस व्यक्ति की पीठ की ओर देखा तो उसकी भौं गहरी हो गई। उसके सामने खड़ा व्यक्ति पीछे मुड़ा और उलझन में जून को देखने लगा। मैं यहाँ क्यों हूँ? उस व्यक्ति ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से जून से पूछा। तारांकित हो चुका था और अगली बात जो उसने जानी वह ये थी कि उसने खुद को ब्लडलाइन मंदिर के सामने खड़ा पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्या कर रहा है। अभी कुछ ही समय पहले उसने अपना दूसरा ब्लडलाइन ट्रायल पूरा किया था। तीसरा ब्लडलाइन ट्रायल तब होना चाहिए था जब उसका ब्लडलाइन रूपांतरण उसके पूरे रक्त घनत्व के 20% तक पहुंच गया था लेकिन यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि यह कारण नहीं हो सकता। क्या वह वास्तव में मर चुका था और उसकी आत्मा का अंतिम विश्राम स्थल ब्लडलाइन मंदिर था? वह खुद को रोक नहीं पाया और अजीब अजीब विचार मन में आने लगे। जैसे ही उसने बेहतर समझने के लिए इधर उधर देखा उसने पाया कि जून उसके पीछे तैर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वह तब थी जब पहली बार दक्ष यहाँ आया था। मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से जून से पूछा। तुम यहाँ अपने तीसरे रक्त परीक्षण के लिए आए हो? कसन ने दक्ष से कहा और पूरी गंभीरता से उसकी ओर देखा। क्या इस बार यह इतना तेज कैसे है? क्या मुझे तीसरे ब्लडलाइन ट्रायल के लिए 20 ब्लड लाइन रूपांतरण की आवश्यकता नहीं थी? दक्ष ने उलझन में जून से पूछा। तुम पहले से ही वहां हो, मुझे अभी पता चला तुम्हारा वंश 20 पर पूरा हो चुका है। जून ने उसे देखते हुए कहा। वह भी उलझन में थी कि यह इतनी जल्दी कैसे हो गया। आखिरी बार जब उसने उसकी रक्त रेखा की जांच की थी तो दक्ष के भूत मंदिर में रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने से एक दिन पहले की बात थी और उसकी रक्त रेखा को अभी भी 20% तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था। उसके वहां प्रवेश करने से लेकर अब तक क्या हुआ, यह इतनी तेजी से कैसे तेज हो गया? जून बेहद उलझन में थी। एकमात्र महत्वपूर्ण बात जो वह सोच सकती थी वही ये थी कि जब दक्ष ने मंदिर के मास्टर से भागने के बाद भूत मंदिर में रहस्यमय प्राचीन मकबरे के अंदर उस अजीब पैटर्न को छुआ था, उसे उस जगह से कुछ यादें मिली है। लेकिन क्या ये संभव है कि इससे उसके वंश में भी प्रतिक्रिया हुई और वह तेजी से परिवर्तित हो गया? मुझे उसके वंश की जांच करनी चाहिए थी। जब ऐसा हुआ उसने निराशा में सोचा ये भूत मंदिर से चुराए गए चाकू के कारण भी हो सकता है। उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके खून की वंशावली चाकू पर प्रतिक्रिया कर रही है। ऐसा किस कारण से हो सकता है? जून ने सोचना जारी रखा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सारी धारणाएं गलत थी। जब दक्ष प्राचीन मकबरे में था तो रक्त रेखा रूपांतरण अचानक बढ़ गया लेकिन इसका सिर्फ आधा हिस्सा यादों से जुड़ा था। दूसरा आधा हिस्सा तब था जब उसका खून प्राचीन मकबरे के अंदर गिरा और उस मकबरे के अंदर प्रतिबंध की बाधाओं को निष्क्रिय कर दिया। यही वह समय था जब उसके रक्त रेखा में भारी वृद्धि हुई और वह उस 20% के बेहद करीब पहुंच गया जिसकी उसे जरूरत थी। अरे क्या तुम सुन रहे हो? दक्ष ने पूछा और उसने जून के सामने हाथ हिलाया जो कि चकित दिख रही थी। जून अपने विचारों से बाहर आए और दक्ष को देखा। मैंने आपसे तीसरे परीक्षण के बारे में पूछा था। मेरा नया
परीक्षण क्या है, उसने जून से पूछा। ठीक है, तुम्हारा तीसरा परीक्षण, अंदर जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे लगा कि हमारे पास और समय है, लेकिन जून ने बड़बड़ा हुए कहा जब वह ब्लड लाइन मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर देख रही थी। मेरे पीछे आओ, उसने कहा और ब्लड लाइन मंदिर के दरवाजे की ओर उड़ने लगी। दक्ष उसके पीछे गया, वह दरवाजे तक पहुंचा और अंदर कदम रखते ही उसे खोल दिया। दक्ष ब्लड लाइन मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, क्योंकि वह सोच रहा था कि इस बार परीक्षण क्या होने वाला है। पहला ट्रेल उसे एक अलग दुनिया में ले गया, जहां उसे एक लॉ मिला। दूसरा ट्रेल वास्तविक दुनिया में हुआ। वह वाकई उत्सुक था कि तीसरा परीक्षण कहाँ होने वाला है। क्या ये भी वास्तविक दुनिया में होने वाला था, या पिछली बार की तरह ये किसी अलग मायावी क्षेत्र में होने वाला था। वह आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सका। ब्लड लाइन मंदिर के अंदर का दृश्य अभी भी वैसा ही दिख रहा था जैसा पिछली बार था जब दक्ष ने इस स्थान पर प्रवेश किया था। दीवारें भी वैसी ही दिख रही थी जैसी पिछली बार जब वह यहाँ आया था। दीवार पर पैटर्न गायब थे, लेकिन बाकी चीजें वैसी ही थी। एक चीज जो उसे अलग लगी वह थी दरवाजे। पिछली बार के विपरीत जब उसे केवल एक ही दरवाजे से प्रवेश करना था, इस बार हॉल के दूसरे छोर पर 5 दरवाजे थे। वे दरवाजे, दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए बुदबुदा, या यह वे दरवाजे हैं जो आपके अगले परीक्षण का चयन करेंगे। जून ने दक्ष से कहा जब उसने आगे के 5 दरवाजों पर नजर डाली। क्या मुझे इस बार कोई विकल्प मिलेगा, या यह एक भाग्यशाली बात है जहां दरवाजा खुलने पर मैं अपने परीक्षण में पहुंच जाऊंगा जो अन्य दरवाजों के पीछे के परीक्षणों से अलग होगा? दक्ष ने जून से पूछा जबकि वह उसकी ओर देख रहा था। तुम्हें मुझे वह दरवाजा बताना चाहिए जिसमें परीक्षण आसान हो। तुम एक बात में गलत हो, इन सभी दरवाजों के पीछे अलग अलग परीक्षण नहीं है। इन सब दरवाजों के पीछे एक ही परीक्षण है। केवल तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु तुम्हारे द्वारा चुने गए दरवाजे के आधार पर अलग होगा। जून ने दक्ष से कहा जब वह दरवाजों के पास तैर रही थी। शुरुआती बिंदु अलग होगा, तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने उलझन में जून से पूछा। मैं जो कहना चाहती हूँ वह मैं कम शब्दों में नहीं कह सकती। जब तुम दरवाजा खोलोगे और अंदर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, उसने दक्ष से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे लगता है कि तुम ना कहोगी, लेकिन फिर भी बस पूछ लेने दो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने कौन सा दरवाजा चुना? दक्ष ने जून से पूछा। आपको कौन सा दरवाजा चुनना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि दरवाजा चुनने के बाद आप चीजों को कैसे संभालते हैं। और नहीं, मैं आपको यह नहीं बता सकती कि आपको कौन सा दरवाजा चुनना है, यह मेरे अधिकार के बिना नहीं है। जून ने दक्ष से कहा और उसने अपना सिर हिलाया। कौन सा अधिकार? तुम यहाँ अकेली हो, जो चाहो करो, कौन जानेगा? दक्ष ने जून से कहा। जून ने सिर हिलाते हुए आह भरी, यह असंभव है। मैं किसी भी तरह से बोल नहीं सकती, और नहीं मैं प्रतिबंधों को तोड़ नहीं सकती, या मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। बस आगे बढ़ो और अपनी मर्जी से एक दरवाजा चुनो, उसने दक्ष से कहा। मुझे उम्मीद थी कि चीजें ऐसी ही होंगी। ब्लड लाइन मालिक वाकई बहुत सावधान व्यक्ति रहा होगा जो इतने सारे प्रतिबंध लगा रहा होगा, दक्ष ने सोचा और आगे बढ़ने लगा। उसके आगे 5 दरवाजे थे। उन सभी का आकार और आकृति एक जैसी थी, लेकिन सभी का रंग अलग अलग था। दक्ष आगे बढ़ा और पहले दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। पहला दरवाजा हरा था। वह हरे दरवाजे के सामने खड़ा था और अपनी तरफ जून के हाव भाव को देख रहा था, लेकिन वह सिर्फ भामाओं के साथ वहीं खड़ी थी। वह दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ा जो लाल रंग का था। उसने एक बार फिर जूनम की ओर देखा जो अभी भी पहले की तरह भाव शून्य दिख रही थी। वह वायलेट के दरवाजे की ओर बड़ा, लेकिन वह वैसा ही था। उसने उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा। वह छोटी लड़की, उसका चेहरा सचमुच बहुत अच्छा पोकर है। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा, जुन तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कम से कम अपने हाव भाव से मुझे कुछ तो दिखाओ जिससे मेरी मदद हो सके। चलो, एक तरह से मेरी जिंदगी इस पर निर्भर करती है। दक्ष ने आवाज लगाई कि अगर संभव हो तो मदद ले लो। जून ने बस उसे घूर कर देखा और कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि वह उसे सुन ही नहीं पा रही हो। अल्पविराम दक्ष उसे देखते ही आंख भरने से खुद को रोक नहीं पाए। वह पीले दरवाजे की ओर बढ़ा जो चौथा दरवाजा था। उसने फिर से जून की ओर देखा, लेकिन वह अभी भी वहां बेपरवाह खड़ी थी। दरअसल उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे एहसास हो गया कि उसे उससे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है कि मुझे बस एक अंधे छलांग लगानी होगी और अपनी खराब किस्मत पर भरोसा करना होगा, उसने सोचा, क्योंकि वह आखिरी दरवाजे पर रहता था। आखिरी दरवाजा नारंगी रंग का था। यह बाकी 4 दरवाजे की तरह ही साधारण लग रहा था। दक्ष ने जून की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने देखा था कि उसने पहले अपनी आंखें बंद कर ली थी, और जब उसने अपनी आंखें खोली भी थी तो उसके पोकर चेहरे को पढ़ना असंभव था। उसे यह नहीं पता था कि जब वह खड़ा होकर नारंगी दरवाजे की ओर देख रहा था तो कुछ सेकंड के लिए सून की पलकें कांप उठी। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजा छुआ और फिर उसे धक्का देकर खोल दिया। दक्ष द्वारा नारंगी दरवाजा खोलने पर जून के होठों से एक आह निकल गई। नारंगी दरवाजा खुलने के बाद अन्य 4 दरवाजे गायब हो गए। दक्ष ने अभी नारंगी रंग का दरवाजा खोला ही था कि उसने अपनी आंखों के सामने एक रोशनी चमकती देखी। जैसे ही उसे होश आया उसकी दृष्टि वापस लौट गई। तारांकित एक था, इस संसार में लोग रहते थे, इस संसार
में साधक भी थे, लेकिन उनकी स्थिति इस संसार में कमजोर थी। आत्मा योद्धाओं को इस दुनिया पर अधिक ध्यान दिया गया था। ऐसा कहा जाता था कि साधक बनना गरीबों का मार्ग है, क्योंकि इसे सबसे गरीब लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी बेकार साधना तकनीकें थी। दुनिया में लगभग सभी को साधक बनने का मौका मिला था, लेकिन यहाँ के लोगों ने साधक बनना पसंद नहीं किया। भले ही उनके पास मौका हो, इसके बजाय हर कोई एक आत्मा योद्धा बनने का सपना देखता था, लेकिन कोई भी आत्मा योद्धा नहीं बन सका। ऐसा कहा जाता था कि केवल भगवान के आशीर्वाद वाले असली बच्चों में ही आत्मा योद्धा बनने की प्रतिभा होती है। आत्मा योद्धा साधकों से बहुत अलग थे और उनके पास इस दुनिया में और भी अधिक शक्ति और प्रतिष्ठा थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर आत्मा योद्धा राजसी थे तो कृषक तीतर थे। कृषकों को घरों और महलों के रक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और उनके साथ बिना किसी सम्मान के भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाता था। इस दुनिया में 3 महाद्वीप थे। वेस्ता महाद्वीप इस दुनिया के महाद्वीपों में से एक था। ये तीनों महाद्वीपों में सबसे छोटा था और सुदूर दक्षिण में मौजूद था। वेस्ता महाद्वीप के अंदर अक्षा साम्राज्य मौजूद था। वेस्ता महाद्वीप में कई राज्य थे, लेकिन हजारों सालों तक सिर्फ 2 राज्य ही ऐसे थे जिन्हें पीक रैंक किंगडम कहा जाता था। इन दोनों राज्यों में छोटे राज्यों को आसानी से नष्ट करने की ताकत थी, लेकिन चूंकि ये दोनों राज्य एक दूसरे के पड़ोसी थे और सीमा साझा करते थे, इसलिए वे हमेशा संघर्ष में रहते थे। ये दोनों पीक ग्रेड राज्य पिछले 1000 वर्षों से श्रेष्ठता के लिए लड़ रहे थे। इन दोनों राज्यों ने स्वयं को वेस्ता महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राज्य होने का दावा किया। ये राज्य अक्ष राज्य और सुनाया राज्य थे। ये लड़ाई 1000 साल से अधिक समय तक चलती रही, लेकिन 10 साल पहले चीजें बदल गई। शीर्ष के इस महान युद्ध में स्पिरिट वॉरियर्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों राज्यों ने स्पिरिट वॉरियर्स का भरपूर उपयोग किया। सुनाई साम्राज्य की मुख्य सेना को ड्रैगन स्क्वाड कहा जाता था, जिसमें राज्य के सर्वश्रेष्ठ आत्मा योद्धा शामिल थे। युद्ध में अक्ष साम्राज्य की मुख्य सेना को फी संगठन कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यह राज्यों के बीच की लड़ाई से कम और फीनिक्स संगठन के स्पिरिट वॉरियर्स और ड्रैगन स्क्वाड के बीच युद्ध से ज्यादा था। अगर इनमें से किसी एक संगठन में कमी होती या कोई गलती होती तो युद्ध खत्म हो जाता। 10 साल पहले ठीक यही हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि फीनिक्स संगठन के शीर्ष 5 स्पिरिट योद्धाओं में से एक ने युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने संगठन को धोखा दिया। इतना ही नहीं, उसने फीनिक्स संगठन के शीर्ष 5 सदस्यों में से 2 को भी मार डाला। यह विश्वासघात युद्ध के पैमाने को बताने के लिए पर्याप्त था। अक्ष का साम्राज्य युद्ध हार गया और सुनाया का साम्राज्य महाद्वीप का सबसे मजबूत साम्राज्य होने का दावा करता था। अक्ष के साम्राज्य को युद्ध की कीमत और कई खजाने को अपनी हार के बाद सुनाया के साम्राज्य को चुकाना पड़ा। यह एक करारी हार थी और इसका सारा दोष आत्मा पर लगाया गया जिसने अक्ष साम्राज्य के साथ विश्वासघात किया था। राज्य में हर कोई उस व्यक्ति से नफरत करता था, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति राज्य को धोखा देकर हवा में गायब हो गया हो। उस व्यक्ति की पत्नी और एक बेटा भी था। जब उसने राज्य के साथ विश्वासघात किया था, उन दोनों को अक्ष राज्य में उन लोगों के बीच छोड़ दिया गया जो अपने पति और पिता के विश्वासघात के कारण उनसे नफरत करते थे। उस समय बेटा केवल 9 साल का था। उन्हें और उनकी मां को पूछताछ के लिए रॉयल सेल में कैद कर दिया गया, जहां उन्हें लगातार 9 साल तक हिरासत में रखा गया और सजा दी गई। 9 साल बाद उन दोनों को रिहा कर दिया गया। भले ही उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उन्हें सजा दी गई। लड़का अपने पिता से राज्य के साथ विश्वासघात करने के लिए नफरत करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह उस आदमी से नफरत करता था जिसने राज्य के साथ विश्वासघात करने के बाद भी उसे और उसकी मां को इस राज्य में छोड़ दिया था। राज्य उन्हें सजा दे रहा था। वह राज्य से नफरत करने लगा और उससे भी ज्यादा वह अपने पिता से नफरत करने लगा। यद्यपि बेटे और उसकी मां को रिहा कर दिया गया, फिर भी वे सामाजिक दंड से मुक्त नहीं हुए। किसी ने भी विश्वासघाती की पत्नी की मदद करने की हिम्मत नहीं की। मदद के बजाय लड़के और उसकी मां को केवल गालियां और गालियां मिली। बच्चों ने उन पर पत्थर फेंके और बड़े लोग घृणा से उन्हें देखकर हंसे। मां ने एक छोटा सा लेकिन लकड़ी से बनाया जो उसने जंगल में इकट्ठा की थी जहां वे रहते थे। राज्य में कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने या उन्हें नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन महिला को नौकरी मिल गई। उसने अपने बेटे को यह नहीं बताया कि उसका काम क्या था, क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे जो काम मिला था वह एक ऐसी महिला थी जिसे पीटा जाता था। कई अमीर लोग अपनी पर इच्छाओं और गुस्से को बाहर निकालने के लिए लोगों को कोड़े मारने का आनंद लेते थे। महिला ने वह काम स्वीकार कर लिया और उसे अपने और अपने परिवार के लिए कुछ कांस्य सिक्कों के बदले में रोजाना पिटाई का सामना करना पड़ा। वह हर दिन दुखी होकर लौटती थी, लेकिन उसने अपने बेटे को कभी यह एहसास नहीं होने दिया। उसके बेटे का नाम फुचेन था, लेकिन देश के लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे दक्ष कहते थे, क्योंकि लन का मतलब ड्रैगन होता था और ड्रैगन स्क्वाड इस राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके पिता ने राज्य को धोखा दिया और ड्रैगन स्क्वाड में शामिल हो गए। हालांकि लड़के का नाम फुचेन था, लेकिन समय के साथ उसका नाम दक्ष हो गया था। लड़का भी उसे दक्षी मानता था क्योंकि वह सबको दिखाना चाहता
चाहता था कि उसे उनके ताने और अनादर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उन सभी से नफरत करता था और उसे हर रोज प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन उसने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। जब उसे यह मजाकिया नाम दिया गया तो उसने इसे गर्व से स्वीकार कर लिया। तारक महता उल्टा उठकर बैठ गया और अपने दर्द भरे सिर को थामे रहा। उसकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन जल्द ही वह ठीक हो गई और ध्यान केंद्रित हो गया। दक्ष ने इधर उधर देखा, ये सोचकर कि वह कहाँ है। जब उसे एहसास हुआ कि वह जंगल जैसी जगह पर खून के एक पोखर पर बैठा था, उसके बगल में जमीन पर एक शव भी पड़ा था। दक्ष ने अपनी बाएं ओर देखा तो उसके बगल में एक व्यक्ति लेटा हुआ था। यह एक युवा लड़का था जो दिखने में सिर्फ 19-20 साल का लग रहा था। लड़के के शरीर से खून बह रहा था, उसके बाल काले थे और दक्ष के बालों जितने लंबे थे। हालांकि उसका चेहरा अलग था और वह ज्यादा खुरा दुरा दिख रहा था, जैसे कि वह किसी ऐसी शख्सियत का हो जिसे हर चीज से नफरत हो। दक्ष ने अपने शरीर को देखा और महसूस किया कि वह बिल्कुल ठीक है। तो यह उसका खून है जिस पर मैं बैठा हूँ। उसने बड़बड़ा हुए चारों ओर देखा कि वहाँ कोई और है या नहीं। दक्ष ने छोटे लड़के का हाथ छूकर देखा कि वह जीवित है या नहीं। वह मर चुका है, वह काफी समय से मरा हुआ है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह खड़ा है। दक्ष एक सामान्य से दिखने वाले जंगल के बीच में खड़ा था। स्काई भी सामान्य लग रहा था। जूनन, उसने पुकारा। हाँ जून उसके पास प्रकट हुआ। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं उस कब्र से बाहर आ गया हूँ? क्या वास्तविक दुनिया में तीसरा परीक्षण भी दूसरे परीक्षण जैसा ही है? वैसे मेरा तीसरा परीक्षण क्या है? उसने जून से पूछा। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया है। जून ने दक्ष के पैर के पास पड़े छोटे लड़के के शरीर को देखा और अपनी उंगली से लड़के की ओर इशारा किया। वह तुम्हारा तीसरा मार्ग है। जून ने दक्ष से कहा, वह तुम्हारा तीसरा मार्ग है? शून्य ने दक्ष से कहा और पास में पड़े छोटे लड़के के शव की इशारा किया। मृत व्यक्ति मेरा परीक्षण है। क्या तुम स्पष्ट रूप से बता सकते हो? क्या मुझे उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है या कुछ और? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। जब उसने उस किशोर की ओर देखा, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। जिस लड़के को तुम अपने सामने मरा हुआ देख रहे हो उसका नाम दक्ष है। हालांकि उसका असली नाम फूचन है। तुम इस समय अक्ष के राज्य में हो। यह एक अलग ग्रह है, वह नहीं जिसमें हम थे। तुम्हारा तीसरा परीक्षण है कि तुम उसके जैसा बनो और उसे गौरव की ओर ले जाओ। तुम्हारा काम इस लड़के को अक्ष के राज्य का राजा बनाना है। जुन ने दक्ष से सहजता से कहा, एक मृत व्यक्ति को राजा बनाओ? क्या तुम नशे में हो या ब्लडलाइन मंदिर नशे में है? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। आपको उसे राजा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसे राजा बनाने की जरूरत है, जून ने स्पष्टता से कहा। दक्ष ने जून के शब्द सुनते ही अपने माथे पर हाथ मारा। तुम्हें पता है कि तुमने अपने शब्द बर्बाद कर दिए हैं ना। अगर मैं तुम्हारी बातों को समझने में इतना समझदार होता तो मैं तुमसे पहली बार कहने के बाद तुमसे यह नहीं पूछता। मैं किसी भी तरह से मरे हुए आदमी को राजा नहीं बना सकता। खैर, अगर मैं डर के मारे ऐसा करूं तो यह संभव है। बस सभी को मजबूर करो कि वे मरे हुए आदमी को अपना राजा स्वीकार करें। हालांकि मुझे पूरे राज्य के खिलाफ जाना पड़ेगा। दक्ष ने बहे सिकुड़ते हुए पूछा। नहीं, तुम्हारा परीक्षण इस मृत शरीर को राजा बनाने का नहीं है। तुम्हें वह व्यक्ति बनना होगा। तुम्हें वह व्यक्ति बने रहते हुए अक्ष का राजा बनना होगा और अपनी पहचान के बारे में किसी तरह का संदेह पैदा नहीं करना होगा। जुन ने दक्ष से आगे कहा, तो मुझे उसका रूप धारण करना होगा और राजा बनना होगा, जबकि मैं उसका होने का नाटक कर रहा हूँ। ये सब बिना किसी को बताए कि मैं इस दुनिया से हूँ। एक मिनट रुको, इस दुनिया से? क्या मैं एक ब्राह्मण दुनिया में नहीं हूँ जैसे मैं पहले परीक्षण में था? दक्ष ने पूछा और भह सिकड़ी। यह एक वास्तविक दुनिया है, जितनी वास्तविक हो सकती है उतनी वास्तविक। जुन ने दक्ष से कहा, तो ब्लडलाइन मंदिर ने वास्तव में मेरे वास्तविक शरीर को उस कब्र से यहाँ टेलीप किया। यह अच्छा है, कम से कम मैं उस भयानक कब्र से बाहर निकल आया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम नहीं, तुम्हारी जून कुछ कह रही थी जब दक्ष ने अपना हाथ उठाते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। शशिश, मुझे लगता है मैंने कुछ सुना है, उसने चिल्लाते हुए कहा और ध्यान से सुनने लगा। वह कदमों की आहट सुन सकता था। उसने अपनी दिव्य भावना को फैलाने की कोशिश की। क्या मैं अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? क्या रक्तर रेखा मंदिर ने फिर से मेरे शरीर पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? दक्ष ने झुंझलाहट में जून से पूछा जब उसने उसकी ओर देखा। नहीं, जैसा कि मैं कह रही थी, तुम्हारा असली शरीर अभी भी उस कब्र में है। जून ने भौं सिकुड़ते हुए दक्ष से कहा। दक्ष ने अपने हाथ और पैरों को देखने से पहले चेहरे पर खालीपन भरी नजर से उसकी ओर देखा। तुम्हारे पास जो शरीर है वह रक्तर रेखा मंदिर द्वारा सिर्फ इस परीक्षण के लिए बनाया गया था। इस शरीर में तुम्हारी कोई पुरानी साधना नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा मार्शल स्पेस और तुम्हारे नियम है, लेकिन तुम्हारी साधना नहीं है। इस शरीर में साधना का एक अंश भी नहीं है। इसके अलावा तुम यहाँ दिव्य ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते। जन ने दक्ष से कहा, क्या बकवास है? ये तो दूसरे परीक्षण से भी बदतर है। तुमने मुझे एक साधना रहित शरीर दिया और मुझे एक राज्य का राजा बनने को कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? दक्ष ने झुंझलाहट में कहा। वह सचमुच परेशान था, लेकिन जब उसने इस बारे में और सोचा तो वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा। रुको, क्या इस राज्य के लोग नश्वर हैं? ये सही है, इस दुनिया में साधकों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उस
स्थिति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कोई साधना नहीं है नश्वर की देखभाल के लिए, बस मेरे कानून ही पर्याप्त होने चाहिए। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इस दुनिया में साधक भी हैं और ऐसे लोग जो इस जगह के साधकों से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैं तुम्हें सिर्फ यही सुझाव दे सकती हूँ कि तुम्हें अपने इस शरीर की भी साधना शुरू कर देनी चाहिए। अगर तुम्हें तीसरा परीक्षण पूरा करना है तो तुम्हें कुछ साधना की जरूरत होगी। अभी मैं इतना ही कह सकती हूँ, मुझे ब्लडलाइन मंदिर वापस जाना है, वहाँ की चीजों से निपटने के बाद मैं जल्द ही फिर से प्रकट हो जाऊंगी, बस इस दुनिया को कम मत समझना। जुन ने गायब होने से पहले दक्ष से कहा, रुको जुन। दक्ष ने आवाज लगाई लेकिन उससे देर हो चुकी थी, जुन पहले ही गायब हो चुकी थी। उसने उसे फिर से पुकारा लेकिन वह नहीं आए। अल्पविराम, यह अजीब रास्ता है, मैं इसे खत्म करने और अपने पुराने शरीर में वापस जाने का इंतजार नहीं कर सकता। बिना साधना के शरीर में रहना बहुत अजीब है। जून के बताने से पहले मुझे इसका एहसास भी नहीं था, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं इस बेचैनी से छुटकारा नहीं पा सकता। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। गर्जना। अचानक उसने दहाड़ सुनी और पीछे मुड़कर देखा, तो ये तुम ही थे जिनके कदमों की आवाज मैंने सुनी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने सामने खड़े प्राणी को देखा। उसके पीछे करीब 10 मीटर की दूरी पर एक भालू खड़ा था। भूरे भालू की लंबाई 8 फीट थी। भालू ने फिर डरते हुए दक्ष को घूरा। एक जंगली भालू जिसके पास खेती भी नहीं है, उसने मुझे डराने की हिम्मत कैसे की? हाँ, तुम एक सहस्राब्दी बहुत छोटे हो बच्चे, वापस जाओ। दक्ष ने लापरवाही से जवाब दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वर्ग के जानवरों को मारा था और अब एक नश्वर जानवर उसे शिकार की तरह देख रहा था। मेरे पास साधना नहीं है, इसलिए मैं अपने कौशल का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी अपनी तलवार का उपयोग कर सकता हूँ। ये बहुत बुरी बात है कि मैं साधना के बिना अपनी तलवार कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। जो भी हो, ये सिर्फ एक भालू है, मुझे साधना की आवश्यकता नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने राजा की तलवार निकालने के लिए अपने हाथ की ओर देखा, लेकिन उसके हाथ में कोई अंगूठी नहीं थी। क्या बकवास है, मेरी प्राचीन अंगूठी, क्या वह मेरे असली शरीर में है? जून, बेवकूफ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। दक्ष ने झुंझलाहट में शाप दिया, क्योंकि उसने भालू को अपनी ओर दौड़ते देखा। वह विशाल का तो था, लेकिन बहुत तेज भागा। कुछ ही सेकंड में वह अपना पंजा घुमाते हुए दक्ष के सामने खड़ा हो गया। दक्ष ने भालू की ओर देखा और भौं सिकोल ली। जैसे ही उसने अंतरिक्ष के अपने नियम का प्रयोग किया, उसकी आंखें स्थानिक अंधकार में बदल गई और भालू के पंजे उस पर पड़ने से पहले ही वह टेलीप हो गया। जब वह भालू की ओर देख रहा था तो दक्ष पास के एक पेड़ की शाखा के ऊपर दिखाई दिया। अल्पविराम, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अपनी तलवार के बिना तुम्हें नहीं मार सकता? अपने कौशल और तलवार के बिना भी मैं कम से कम तुम्हारे जैसे भालू को तो मार ही सकता हूँ। दक्ष ने उस शाखा से नीचे कूदते हुए कहा, लेकिन वह नीचे नहीं गिरा। इसके बजाय उसने शाखा को अपने हाथ में पकड़ लिया और हवा में लटक गया। उसने अपना शरीर आगे पीछे हिलाया, शाखा जल्द ही उसके वजन से टूट गई। जैसे ही शाखा टूटी, दक्ष हाथ में शाखा लिए बिना जमीन पर गिर गया। दक्ष ने अपने हाथ में शाखा के नुकीले किनारे को देखा और मुस्कुराया। भालू ने दक्ष को ढूंढ लिया और उसकी ओर दौड़ने लगा। तुम सचमुच मरने के लिए उत्सुक हो गए? दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने भालू को अपनी ओर दौड़ते देखा, जैसे ही भालू दोबारा दक्ष के पास पहुंचा, दक्ष एक बार फिर गायब हो गया और भालू के सिर के ऊपर प्रकट हुआ और उसने पूरी ताकत से शाखा के नुकीले सिरे को नीचे की ओर धकेला। पेड़ की शाखा नुकीली थी, लेकिन फिर भी वह उस व्यक्ति की कठोर खोपड़ को भेदने में सफल नहीं हुई और 2 टुकड़ों में टूट गई। अरे, इसकी त्वचा इतनी सख्त क्यों है? दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और वह पीछे कूद गया और लड़के के शरीर के पास उतरा। भालू ने दक्ष को घूरते हुए अपने हाथ में टूटी हुई शाखा को देखा और सोचा कि वह क्या कर सकता है। उसके हाथ में कोई धारदार हथियार नहीं था। उसे विश्वास था कि अगर उसके पास सबसे खराब गुणवत्ता वाली तलवार भी होती तो भी वह भालू को मार सकता था, जैसा उसने अभी किया था। अफसोस, उसके पास केवल एक पेड़ की शाखा थी जो पर्याप्त मजबूत नहीं थी और टूट गई। जब दक्ष सोच रहा था कि वह भालू को मारने के लिए क्या कर सकता है, तो उसने देखा कि भालू की आंखें अचानक काली हो गई। उसने देखा कि भालू की धुंधली छाया उसके पीछे दिखाई दे रही थी, जो आकार में उससे दुगुनी थी। छाया ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से काली आग की धार दक्ष की दिशा में निकल रही थी। दक्ष को आग की लपटों से खतरा महसूस हुआ, क्योंकि उसका शरीर नश्वर था। उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत टेलीप का इस्तेमाल किया और हमले से बचते हुए 100 मीटर पीछे दिखाई दिया। हालांकि दक्ष बच निकला, लेकिन आग की लपटों ने खून से लथपथ पड़े छोटे लड़के के शरीर को जला दिया। दक्ष ने आह भरी जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। मुझे लगता है कि असली भालू का शरीर अब नष्ट हो चुका है। यह मेरे लिए अच्छा है, मैं स्वतंत्र रूप से उसका रूप धारण कर सकता हूं। जहां तक भालू की बात है, उसे मारने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। बिना साधना और उचित हथियारों के ये सिर्फ प्रयास की बर्बादी है। मुझे बस भाग जाना चाहिए। एकमात्र सवाल यह है कि इस आदमी का शहर किस दिशा में था? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। भालू ने एक बार फिर उस पर हमला किया। दक्ष ने पुनः टेलीप किया और हमले से बचते हुए एक अलग दिशा में
दिखाई दिया मानव पद चिन्ह। दक्ष अभी नई स्थिति में आया ही था कि उसने जमीन पर मानवीय पद चिन्ह देखे। कदम उसी दिशा में जा रहे हैं, शहर उसी दिशा में होना चाहिए, दक्ष ने दौड़ते हुए कहा। वह दौड़ा और टैलीप किया ताकि वह अपने और भालू के बीच दूरी बना सके और उसके पद चिन्हों का अनुसरण कर सके। उसने भालू को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ गलत टैलीप भी किए और भालू को भगाने में सफल रहा। वह पद चिन्ह का अनुसरण करता रहा और अंततः जंगल के अंत के निकट पहुंच गया। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला उसे शहर की दीवारें दिखाई देने लगी। वह शहर ही होगा, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। वह जंगल से बाहर निकलने ही वाला था कि वह रुक गया। 1 मिनट रुको, मैं उस आदमी की नकल करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा चेहरा अभी भी उस आदमी के चेहरे जैसा नहीं दिखता। मैं अपने शरारती मुखौटे के बिना ये कैसे कर सकता हूँ? अगर ब्लड लाइन टेम्पल ने ये शरीर बनाया है तो इसे उस आदमी के चेहरे के साथ बनाना चाहिए था। मैं अब ये कैसे कर सकता हूँ? दक्ष ने सोचा। वह खड़ा होकर कोई उपाय सोचने लगा। क्या उसे अपना चेहरा छिपाने के लिए कोई लबादा या कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए और चिन्ह होने का दिखावा करना चाहिए? जब वह सोच रहा था तो कुछ अजीब बात घटी। अचानक एक चीज उसके सामने प्रकट हुई। यह एक मुखौटा था, मेरा शरारत का मुखौटा। क्या ये रक्तर रेखा मंदिर विचारशील है? दक्ष ने शरारत के मुखौटे को देखते हुए सुखद आश्चर्य व्यक्त किया। मेरे प्यारे ब्लडलाइन टेम्पल, कृपया मुझे मेरी प्राचीन अंगूठी भी दे दो, या कम से कम मुझे मेरी राजा की तलवार दे दो, दक्ष ने बेशर्मी से पूछा। उसे उम्मीद थी कि उसे भी इसी तरह अन्य वस्तुएं मिलेंगी। उन्होंने कुछ मिनट तक इंतजार किया, लेकिन इसी तरह विनती करने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक है, कंजूस बनो, मैं अपनी वस्तुओं के बिना भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा, उसने अपने मुखौटे की ओर देखते हुए झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना और उसे सक्रिय कर दिया। मास्क ने अपना बदल लिया और दक्ष के चेहरे को उस लड़के के चेहरे जैसा बना दिया जो मर चुका था। लड़के की आंखों के चारों ओर काले घेरे थे और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा गुस्से में रहता हो। दक्ष ने अपने कपड़ों को देखा जो लड़के के कपड़ों से मिलते जुलते थे। उसने अपने कपड़ों को झाड़ा और फिर धीमे कदमों से शहर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। वह शहर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। पहरेदार ने लड़के को देखा और भान सिकड़ी, हम ये कमीना बेटा खतरनाक जंगल से जीवित वापस आने में कामयाब रहा, ये सच होना चाहिए, कचरा कभी नहीं मरता। एक गार्ड ने घृणा से दक्ष को देखते हुए कहा। हाँ, चूहों की उम्र लंबी होती है, क्या तुम सबसे बड़े चूहे को नहीं जानते? उसके पिता को, जिसने उस राज्य को धोखा दिया, जिसने उसे खाना खिलाया, और वह शायद अभी भी किसी जगह आराम से रह रहा है। साला चूहे लंबे समय तक जीते हैं, दूसरे ने जवाब दिया। हाँ, फिर भी वह एक बेकार चूहा है। वह खतरनाक जंगल में गया और बिना कोई पिछला फल खाए ही वापस आ गया। कूड़ा हमेशा कूड़ा ही रहता है। पहरेदार हंसने लगे। दक्ष ने उनके ताने सुने, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उनके पास से गुजरते समय अपना सिर नीचे ही रखा। दक्ष ने उनकी बातें सुनी और कुछ बातें समझी। फू चेन शायद जंगल से कुछ संसाधन लाने के लिए शहर छोड़कर जंगल में चला गया था। किसी ने उसे जंगल में ही मार दिया, लेकिन पहरेदार को पता नहीं चला, अन्यथा वे और भी ज्यादा हैरान हो जाते। हालांकि आत्मा स्थापना क्षेत्र के साधक थे। जून सही था, इस दुनिया में वास्तव में साधना है। फू चेन के रूप में इस जगह का राजा बनना आसान नहीं होगा, दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा। दक्ष उस खूबसूरत शहर में दाखिल हुआ जो पिछली दुनिया से काफी अलग दिख रहा था। हर जगह खूबसूरत इमारतें थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ इमारतें बहुत ऊंची थी। यह धरती के किसी आधुनिक शहर जैसा लग रहा था जहां दक्ष अपनी आत्मा के धरती पर आने से पहले रहा करता था। शहर के बाहर से ऊंची दीवारों ने उसका दृश्य रोक रखा था, इसलिए उसे इसका पता नहीं चला, लेकिन शहर में प्रवेश करते ही उसे आश्चर्य हुआ। यहाँ की इमारतें भले ही धरती की मीनारों जितनी ऊंची दिखती हो, लेकिन वे बिल्कुल वैसी नहीं दिखती थी। यहाँ अभी भी कुछ हद तक प्राचीनता की झलक थी। यहाँ वहाँ गाड़ियाँ चलती रहती थी, यहाँ क्रॉस वॉक और साइड वेज के साथ ठीक से बनी सड़कें थी। दिलचस्प है, इमारतें और बुनियादी ढांचा मुझे घर की याद दिलाता है, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही लगता है। गाड़ियों का मतलब है कि यहाँ कोई कार नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी आधुनिक नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, कम से कम, दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये सोचते हुए कि क्या वह फू चैन वाले आदमी को ढूंढ पाएगा। उसने सोचा कि यहाँ कोई उसे पहचानता होगा। जैसे ही वह बगल में चला, उसने देखा कि हर कोई उसकी ओर घृणा से देख रहा था, मानो वे घोड़ा देख रहे हो। यह आसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इस फू चैन लड़के का कोई दोस्त था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उसका घर भी ढूंढ पाऊंगा। मुझे शायद सड़कों पर ही रहना पड़े। यह अजीबोगरीब मुकदमा मेरी अंगूठी के साथ यह बहुत आसान होता। मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अब मुझे एक हथियार भी ढूंढना है, उसने भौं सिकुड़ते हुए सोचा। दक्ष सड़क के किनारे चल रहा था जब अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे लात मारी है। जमीन पर गिरते ही उसका संतुलन बिगड़ गया। वह आगे गिरते समय अपने चेहरे को बचा जाने के लिए किसी तरह हाथ आगे बढ़ा रहा था। उसे पता था कि अगर वह कंक्रीट के फर्श से टकराता तो उसका चेहरा घायल हो जाता। अल्पविराम जैसे ही वह कंक्रीट के फर्श पर गिरा और आगे की ओर फिसला, उसके हाथ घायल हो गए और खून बहने लगा, लेकिन खून बहना बहुत मामूली
था। ये कमीना स्पॉन, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यह मेरे साथ एक ही गली में चले। ये कमीना, ये कितना बेशर्म हो सकता है। इसका गद्दार पिता एक बेशर्म व्यक्ति था और यह आदमी उससे भी ज्यादा बेशर्म है। यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। हालांकि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। जब दक्ष अपने शरीर को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा था तो उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। वह आवाज में घृणा को सुन सकता था। आप पुनर्जीवित होने के बाद मैंने किसी को भी मुझे धमकाने नहीं दिया, लेकिन इस जगह पर चींटियां भी मुझे धमका सकते हैं। दक्ष ने सोचा और वह खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा। उसने उस आदमी की ओर देखा और देखा कि उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। वह एक छोटा लड़का था जो 15 साल का लग रहा था। वह फूचेन से भी छोटा लग रहा था। एक बच्चा, सचमुच, दक्ष ने आश्चर्य से कहा। उसने सोचा कि फूचेन 19 साल का है, इसलिए उसके बदमाश भी उसी उम्र के होंगे, लेकिन ये देखकर कि 14-15 साल के बच्चे भी उसे परेशान कर रहे हैं, दक्ष को समझ में नहीं आया कि उसे फूचेन पर दया आनी चाहिए या उसे इतना बेकार होने के लिए कोसना चाहिए। तुम गद्दार दक्ष, तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा परिवार रिहा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। लड़के ने दक्ष को गुस्से से घूरते हुए अपनी उंगली उसकी ओर उठाई। दक्ष, तुम मेरे बारे में जानते हो? दक्ष अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस ग्रह का कोई व्यक्ति उसे कैसे जानता है। एक मिनट रुको, जूनन ने बताया था कि फूचेन को दक्ष के नाम से जाना जाता था। मैंने इस पर कोई महत्व नहीं दिया। ये वही होना चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे मुझे असली रूप में जान सके, अन्यथा मैं अपने ब्लडलाइन ट्रायल में पहले ही असफल हो चुका होता। उसने भय सिकुड़ते हुए सोचा। अल्पविराम। सड़क पर मौजूद लोग दक्ष और उस युवा लड़के को देखने लगे। क्या वह युवा मास्टर रू नहीं है? वह रू कबीले का युवा बेटा है। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने बड़े भाई की तरह ही एक आत्मा योद्धा है। ऐसा लगता है कि उस गद्दार को फिर से पीटा जाएगा। हाँ, ये दिलचस्प होने वाला है। मैं खुद उस कूड़े को पीटता, लेकिन वह कूड़ा बहुत बेशर्म है। इतना पिटने के बाद भी वह बेशर्मी से जीता है। उसे तो झील में कूद जाना चाहिए था। वह ऐसा क्यों करेगा? वह उस बेशर्म आदमी का बेटा है जिसने हमारे गौरवशाली फीनिक्स संगठन के साथ विश्वासघात किया, जिसने अपने घर के साथ विश्वासघात करने में कोई शर्म महसूस नहीं की। उसके बेटे को कोई शर्म क्यों महसूस होगी? हाँ, जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों ही कूड़ा है। हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम अपनी कुंठा निकालने के लिए उसे पीट सकते हैं, लेकिन इस बेशर्म आदमी पर यह काम नहीं करता। यहाँ किसी को भी मारना मना है और वह इसका पूरा फायदा उठाता है। लोग इस कूड़े को सिर्फ पीट सकते हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा सजा दिए बिना उसे नहीं मार सकते। इस बेशर्म कमीने को। हाँ, तो क्या हुआ अगर हम उसे मार नहीं सकते? बस उसे यंग मास्टर रू द्वारा बुरी तरह पीटते हुए देखो। ये बहुत मनोरंजक होगा। जो लोग ये पूरा गामा देख रहे थे उन्होंने बीच बचाव करने के बारे में सोचा भी नहीं। इसके बजाय उन्होंने इस स्थिति से केवल अपना मनोरंजन पाने के बारे में सोचा। बेशक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक कमीने के बेटे हो, युवा लड़के ने गुस्से से कहा और बड़े कदमों से दक्ष की ओर बढ़ा और उसकी छाती पर लात मारी। दक्ष ने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर को एक तरफ झुकाया और आसानी से हमले को चकमा दिया। उसने न केवल लड़के की लात को चकमा दिया बल्कि बदले में लड़के की पीठ पर लात भी मारी, जिससे वही युवा लड़का मुंह के बल गिर पड़ा। भले ही दक्ष अपनी क्यूई की कमी के कारण अपने मार्शल कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी उसके पास उसका ज्ञान था। उसके शरीर ने पहले से ही उसके सभी कौशल याद कर लिए थे और उसके पास लड़ाई का अनुभव भी था। अपनी क्यूई के बिना भी वह अभी भी एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था। दने लड़के को जमीन पर पड़े हुए देखा। वह भौचक्का था। छोटे बच्चे, अपने बड़ों का सम्मान करो। तुम्हारा रवैया वाकई बहुत खराब है। तुम्हें इस पर काम करना चाहिए। घर वापस जाओ और अपने माता पिता से कहो कि वे तुम्हें अच्छी शिक्षा दे। दक्ष ने छोटे लड़के की ओर देखते हुए कहा, तुम कमीने, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। लड़के ने खड़े होते हुए कहा। दक्ष ने देखा कि लड़के का शरीर का आकार बढ़ रहा है। उसकी मांसपेशियां भी बढ़ रही थी, जिससे वह छोटा लड़का जो दक्ष से छोटा था उसका आकार दोगुना हो गया। अल्पविराम, क्या ये कोई मार्शल स्किल है? नहीं, लड़के के पास कोई साधना नहीं है। वह ऐसा कैसे कर रहा है? दक्ष ने लड़के की ओर देखते हुए असमंजस में बड़बड़ा। जब दक्ष सोच रहा था कि क्या हो रहा है तो उसने किनारे पर शोरगुल सुना, क्योंकि लड़ाई देख रहे लोग हैरान थे और बातें करने लगे। अरे नहीं, युवा मास्टर रू अपनी युद्ध भावना का उपयोग कर रहे हैं। लड़का अब मर चुका है, उसके पास नियंत्रण नहीं है और वह इसे पूरी तरह से नहीं कह सकता, फिर भी वह इसकी कुछ शक्ति का उपयोग कर सकता है। यह आश्चर्यजनक है। वह वास्तव में अपने बड़े भाई जितना ही प्रतिभाशाली है। हाँ, लड़का मर चुका है। रू कबीले की युद्ध आत्मा, क्रोध की युद्ध आत्मा है। वह क्रोध जो पहाड़ को भी नष्ट कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस क्रोध में वह खुद को भी नियंत्रित कर सकता है। वह वास्तव में मर चुका हो सकता है। लोग आपस में इस तरह बात कर रहे थे मानो दक्ष पहले ही मर चुका हो। लेकिन सजा के बारे में क्या? अगर युवा मास्टर रू ने उसे मार दिया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। भीड़ में से एक आदमी ने सवाल उठाया, क्योंकि उसने युवा मास्टर रू को बड़ा होते देखा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है वह कौन है? युवा मास्टर रू हमारे जैसे
नश्वर नहीं है, वह कोई पुच्छ सादर भी नहीं है, वह एक आत्मिक योद्धा है। राज्य एक आत्मिक योद्धा को हत्या के लिए इतनी कड़ी सजा नहीं देगा। एक व्यक्ति ने उस आदमी को उत्तर दिया, इसके अलावा रू कबीले की बड़ी प्रतिष्ठा और उच्च पहुंच है। युवा मास्टर, रू को कुछ नहीं होगा, भले ही वह उसे मार डाले, बस कचरे को अंत में मरते हुए देखे और इसका आनंद ले। एक अन्य व्यक्ति ने हंसते हुए उत्तर दिया, अल्पविराम एक आत्मा योद्धा वह क्या है? जुन ने यहाँ साधकों से अधिक शक्तिशाली प्राणियों के बारे में बात की थी, क्या उसका मतलब आत्मा योद्धाओं से था? यहाँ क्या हो रहा है? ऐसे लोग जिनके पास साधकों से अधिक ताकत है। दक्ष ने भसड़ते हुए कहा, वह भालू भी, उसके पास कोई साधना नहीं थी। मुझे लगा कि वह नश्वर है, लेकिन उसके पास एक अजीब काली छाया भी थी जो साधना करने वालों को भी मार सकती थी। मुझे वास्तव में इस दुनिया के बारे में जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है, जिनको मुझे इस जगह पर आधी जानकारी के साथ छोड़ना पड़ा, वे मेरे लिए इसे आसान नहीं बना रहे हैं ना। उसने झुंझलाहट में कहा, जन तुम्हें मार पड़ेगी, तुम बस इंतजार करो। उसने कहा जुन से जवाब की उम्मीद करते हुए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इसके बजाय उसने देखा कि लड़का उसकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया था। वह अब एक विशालकाय व्यक्ति बन गया था जो 15 फीट से ज्यादा लंबा था। लड़के के हाथ खुद दक्ष की छाती से ज्यादा चौड़े थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भागना पड़ेगा, और वह भी एक नश्वर से। मैं यहाँ अपनी ताकत नहीं दिखा सकता, और मैं बिना किसी क्यूई के सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट से नहीं जीत सकता। क्या मुझे वाकई चले जाना चाहिए? उसने सोचा और लड़के के हमले से बचने के लिए तैयार हो गया। वह हमले से बचकर वहां से निकलकर कहीं और जाकर खेती करना चाहता था, लेकिन जैसे ही लड़का वहां पहुंचा, दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा का प्रवाह अचानक रुक गया हो। उसने एक शक्तिशाली दबाव महसूस किया जो उसके नश्वर शरीर पर दबाव डाल रहा था। अगर यह उसका असली शरीर होता तो यह दबाव कुछ भी नहीं होता, लेकिन यह एक नश्वर शरीर था, इसलिए दक्ष को इस दबाव के तहत कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि दबाव सिर्फ उस पर ही नहीं था, बल्कि उस विशालकाय लड़के पर भी था जिसने दौड़ना बंद कर दिया था। संघर्ष को देख रहे नागरिक भी दबाव में थे और अनिश्चित दिख रहे थे। रूली, तुम अपना होश खो बैठी हो। तुम्हें पता है कि किसी नश्वर के खिलाफ अपनी युद्ध भावना का इस्तेमाल करना अपराध है, खासकर मारने के इरादे से। क्या तुम्हें अक्ष साम्राज्य के कानूनों का कोई सम्मान नहीं है? ऊपर से एक आवाज आई। दक्ष और रूली नामक युवा लड़के ने ऊपर देखा तो एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी उनके सिर के ऊपर उड़ रहा था। अल्पविराम, वह आदमी 30 साल का लग रहा था। उसके लंबे सफेद बाल कंधों तक आ रहे थे। उसने घुटनों तक लंबा लाल लबादा पहना हुआ था। उसकी तीखी काली आंखें रूली को घूर रही थी। उसकी पीठ के पीछे 2 खूबसूरत सफेद पंख थे। पंख पौराणिक पक्षी वर्मियन बर्ड के पंखों जैसे लग रहे थे। यह मास्टर वर्मियन है, फीनिक्स संगठन का महान नायक। वह आज अपनी हवेली से बाहर क्यों है? शश, अपना काम करो। अगर तुमने उसे परेशान किया तो वह तुम्हें मार सकता है। बस अपना सिर नीचे रखो। नागरिक पहले ही दबाव में घुटनों के बल झुक चुके थे, लेकिन वे सफेद बालों वाले आदमी को देखकर आश्चर्यचकित थे। सफेद बालों वाला आदमी फीनिक्स संगठन के सबसे मजबूत स्पिरिट योद्धाओं में से एक था और फीनिक्स संगठन के खिलाफ ड्रैगन स्क्वाड के साथ लड़ने वाली टीम का भी हिस्सा था। वह फू चेन के पिता की टीम का हिस्सा था जिसने फीनिक्स स्क्वाड को धोखा दिया था। वर्मियन को आश्चर्य हुआ जब उसने दक्ष की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन दक्ष को देखते हुए उसे अजीब लगा। ये बच्चा, क्या इसे कुछ हुआ है? मैं अपने आत्मा दबाव का केवल एक अंश ही लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी ये किसी भी नश्वर को उसके घुटनों पर गिराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। रूली अभी भी खड़ा है क्योंकि वह एक आत्मा योद्धा है और वह अपनी आत्मा का उपयोग कर रहा है, लेकिन उसका अभी भी खड़ा होना दिलचस्प है। फूमिन, आपका बेटा वास्तव में दिलचस्प है। वर्मियन ने मुस्कुराते हुए दक्ष पर धीरे से नजर डाली और फिर अपना ध्यान रूशन पर केंद्रित किया। दक्ष पर दबाव वही रहा जिसके कारण वह सीधा खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह अपने घुटनों पर नहीं गिरा। वह किसी के सामने अपने घुटनों पर गिरना नहीं चाहता था क्योंकि इससे उसकी हार का पता चलता था। उसने विपत्ति का सामना करने की कोशिश की और वह उसका सामना करना चाहता था। भले ही वह नश्वर था, लेकिन उसकी आत्मा वही थी। उसके रखी लड़ने की भावना ने उसे गिरने नहीं दिया। वर्मियन ने दक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा और दबाव नहीं बढ़ाया, लेकिन रूली पर उसने अपना दबाव बढ़ा दिया। वर्मियन फीनिक्स संगठन का एक महान नायक था। उसे अपनी युद्ध आत्मा और अपने आत्मा दबाव पर एक अचूक नियंत्रण था। उसने दूसरों को प्रभावित किए बिना रूली पर अधिक से अधिक दबाव डाला। रूली दबाव में खड़ा नहीं हो सका और अपने घुटनों पर बैठ गया क्योंकि उसका शरीर सामान्य हो गया था। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर सिंदूरी आह भरने लगा। एक बेवकूफ जो बिना कुछ जाने अपनी युद्ध भावना का उपयोग करता है। आखिर वह बेवकूफ उसे क्या सिखा रहा है? ऐसा लगता है कि मुझे उससे मिलना होगा। उसे दिखाओ कि उसका बेटा बाहर क्या कर रहा है, राज्य के नियमों को तोड़ रहा है, वर्मिलियन ने कहा और वह उड़कर रूली के सामने उतरा। अल्पविराम, स्पिरिट मास्टर वर्मिलियन ने रूली को उसके कॉलर से पकड़ा। उसने भावशून्य चेहरे से दक्ष की ओर कुछ देर तक देखा और फिर रूली को लेकर उड़ गया। जैसे ही स्पिरिट मास्टर वर्मिलियन वहां से चले गए, आभा गायब हो गई और सभी लोग उसकी सीमाओं से मुक्त हो गए। दक्ष आखिरकार चैन
वर्मिलियन की सांस ले पाया क्योंकि उसे खड़े होने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। वह शांति से खड़ा रहा और स्पिरिट मास्टर को उड़ते हुए पीछे की ओर देखा। उसके पास कोई साधना भी नहीं थी। वह दबाव एक साधक के दबाव से अलग था, लेकिन वह उतना ही मजबूत था। तो यही एक आत्मा योद्धा है। मुझे लगता है कि साधक मेरे सबसे बड़े दुश्मन नहीं होंगे, लेकिन आत्मा योद्धा मेरी सबसे बड़ी बाधा होंगे, दक्ष ने सोचा और भौंक ओढ़ ली। उसने महसूस किया कि ज्यादा बड़ा खतरा शायद इस दुनिया के साधक नहीं बल्कि मास्टर वर्मिलियन जैसे आत्मा योद्धा थे। वह मिलियन की वास्तविक ताकत का अंदाजा नहीं लगा सका क्योंकि उसके पास कोई साधना नहीं थी। उसके अनुसार यह भी एक बड़ी समस्या थी। साधकों के साथ उसे लड़ने या छोड़ने का निर्णय लेने से पहले उनकी साधना को देखने में सक्षम होने का लाभ था, लेकिन इस जगह पर उसके पास वह लाभ नहीं था। वह ये नहीं देख सकता था कि वह जिस व्यक्ति का सामना कर रहा था वह कमजोर था या वह एक शक्तिशाली दुश्मन था जो उसे मार सकता था। मुझे बहुत सावधान रहना होगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने उन लोगों की ओर देखा जो अब खड़े हो गए थे और आहरी, यह कमीना बेटा वाकई बहुत किस्मत वाला है। अगर मास्टर वर्मिलियन यहाँ नहीं होते तो अब तक वह मर चुका होता। एक मौका चूक गया। नागरिकों में से एक ने घृणा से दक्ष को देखते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर वर्मिलियन ने हस्तक्षेप करने का फैसला कर किया। मैं समझता हूँ कि उनका यहाँ होना एक सहयोग था, लेकिन अगर वे कुछ मिनट के लिए रुक जाते तो कुछ नहीं होता। उन्होंने हस्तक्षेप क्यों किया? ये दक्ष का पिता ही था जिसने फीनिक्स संगठन को धोखा दिया और मास्टर वर्मिलियन के साथी दोस्तों को मार डाला। फूमिन ने फीनिक्स संगठन और मास्टर वर्मिलियन का भरोसा तोड़ा। वह भी उनसे नफरत करता होगा। गद्दार बेटे को मरते हुए देखकर उस नफरत को बाहर निकालने का यह एक अच्छा मौका होता। एक अन्य व्यक्ति ने अपनी राय देते हुए कहा, आप मास्टर वर्मिलियन को नहीं जानते। वह न्याय के नायक हैं। वह यहाँ कई लोगों के आदर्श हैं। ऐसा कहा जाता है कि मास्टर वर्मिलियन कभी भी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने निर्णय को प्रभावित नहीं करने देते। वह हमेशा नियमों का पालन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि दूसरे भी नियमों का पालन करें। यह अजीब नहीं है कि उन्होंने रूली को अपराध करने से रोकने के लिए अपनी व्यक्तिगत नफरत को किनारे रख दिया। एक अन्य व्यक्ति ने जवाब दिया, जब वह दक्ष को भूल रहा था जो जा रहा था। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और सब कुछ समझ गया। वर्मिलियन नाम का यह आदमी उससे नफरत करता था। कम से कम उसने अपनी नफरत पर काम नहीं किया, अन्यथा दक्ष को यह मिशन पूरा करने में कठिनाई होती। फिर भी उनका मानना था कि समय आने पर उन्हें वर्मिलियन की देखभाल के लिए कोई समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वर्मिलियन अक्ष के राज्य पर कब्जा करने की उनकी योजना में एक महत्वपूर्ण बाधा बनने जा रहा था। अगर वर्मिलियन फू चेन और उसके पिता से नफरत करने वाला व्यक्ति नहीं होता तो मैं उसका समर्थन जीतने की कोशिश कर सकता था और उसे अपने पक्ष में कर सकता था। वर्मिलियन को दुश्मन बनाने के बजाय दोस्त बनाना ज्यादा बेहतर होता, लेकिन दक्ष के पास यही कार थे और उसे एहसास हुआ कि वह कुछ नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे कुछ और करने से पहले मजबूत होना था। अपने कौशल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उसे अपनी साधना के साथ साथ हथियारों की भी आवश्यकता थी। दक्ष भीड़ के बीच से निकलकर बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहा। उसे नहीं पता था कि फूचन का घर कहाँ है और उसे यकीन था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करने वाला था। वह सिर्फ लगातार मजाक ही सुन पा रहा था। लोग उसे और उसके पिता को कोस रहे थे। इतना ही नहीं, वे फूचन की माँ को भी कोस रहे थे, यहाँ तक कि उसकी माँ भी। वह कुतिया भी नहीं मरती, वह तब भी जीवित रहती है जब उसके कमीने पति ने हमारे राज्य को धोखा दिया। ये पूरा परिवार बेशर्म चूहों और सांपों का परिवार है। हाँ हाँ हाँ, उस कुतिया को कम से कम लोगों के मनोरंजन के लिए कोड़े खाने की सजा तो मिल रही है, कम से कम उसे अपने पापों की सजा तो मिल रही है। दूसरी ओर इस कमीने को तो ये भी नहीं मिलता, उससे बस हल्की पिटाई ही मिलती है। उसके बाद वह बेहोश हो जाता है। फूचेन की माँ को कोड़े मारे जा रहे हैं। ये क्या है? अगर मैं राजा बनने जा रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। एक राजा को उसका सम्मान मिलना चाहिए। दक्ष ने भौं सिर ने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने इस बारे में बात की थी। वह 20 साल का एक युवक था। उसके बाल हरे थे और चेहरा टेढ़ा था। दक्ष ने उसे देखा और खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उसे उस आदमी के चेहरे पर हंसी नहीं आई, बल्कि इस बात पर हंसी आई कि ऐसा आदमी उसका मजाक उड़ा रहा था। तुम कमीने, तुम क्या देख रहे हो? आज तुमने बहुत हिम्मत हासिल कर ली है ना सिर्फ इसलिए कि हम तुम जैसे घटिया इंसान को पीटते पीटते उब गए थे। तुमने हमें इस तरह का अपमानजनक लहजा देने की हिम्मत की। क्या तुम नहीं जानते कि तुम सिर्फ इसलिए मौत से बच गए क्योंकि माँ मास्टर रू ने अपनी यदभावना का इस्तेमाल किया था? अगर उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया होता तो वे तुम्हें बुरी तरह पीट सकते थे। यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि मैं वह काम पूरा करूं जो उन्होंने अधूरा छोड़ा था। हरे बालों वाला युवक गुस्से में दक्ष पर गरजा। दक्ष डर के मारे पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने पीछे मुड़कर उपहास पूर्वक देखा। मैं भले ही एक आत्मा योद्धा नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी तरह सभी कचरे की हड्डियां तोड़ सकता हूँ। बस मर जाओ। हरे बालों वाला आदमी दक्ष की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और मुक्का मारा। दक्ष ने रक्षात्मक रुख अपनाने की भी जहमत नहीं उठाई और उस आदमी के घुसे को अपने चेहरे के पास आने दिया। जैसे ही हरे बालों वाले
वाले आदमी की मुट्ठी उसके चेहरे के पास पहुंची। उसने उस आदमी की कलाई पकड़ ली और वह उसकी पीठ पर मुड़ गया, जिससे उस आदमी की कोहनी उसके कंधों पर आ गई। उसने उस आदमी की कलाई को नीचे खींचा और उसके शरीर को उसी के अनुसार हिलाया। कुछ ही समय में सभी ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्हें उम्मीद थी कि मुक्का दक्ष के चेहरे पर लगेगा और वह गिर जाएगा, लेकिन जो हुआ वह बिल्कुल अलग था। मुक्का दक्ष के चेहरे पर नहीं लगा, इसके बजाय उन्होंने एक दर्दनाक दहाड़ सुनी। ये दक्ष की दहाड़ नहीं थी जैसा कि उन्होंने सोचा होगा, बल्कि ये हरे बालों वाले आदमी की पीड़ा भरी दहाड़ थी। उस आदमी का हाथ कोहनी से टूट गया था। दक्ष ने इतनी आसानी से हाथ तोड़ा कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। हरे बालों वाला आदमी जमीन पर गिरते ही दर्द से चिल्लाने लगा। हरे बालों वाला आदमी दर्द से रते हुए अपने शरीर को हिलाने लगा। जो लोग दक्ष की पिटाई का इंतजार कर रहे थे वे मुंह खोले ये सब देख रहे थे। आहा, इस कमीने ने ऐसा कैसे कर दिया? क्या ये जन्म से ही मुक्केबाजी का थैला नहीं था? जिसने कोई युद्ध कौशल नहीं सीखा? किसने उसे मार्शल आर्ट सिखाने की हिम्मत की? किसने देशद्रोही के बेटे को सिखाने की हिम्मत की? ज्यादातर लोग दक्ष के युद्ध कौशल से हैरान थे। इस लड़के ने लड़ना कैसे सीखा वे समझ नहीं पाए। छोटी उम्र से ही दक्ष ने कभी भी उनकी नजर में जवाबी हमला नहीं किया था। पिछले -10 सालों में उसे हजारों बार पीटा गया, लेकिन वह जवाबी हमला नहीं कर सका। वह एक बच्चे की तरह था जो पहले और भी बुरी तरह से पिटने के लिए वापस लड़ने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार वह एक अनुभवी योद्धा की तरह था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। एक इंसान इतना कैसे बदल सकता है? वे बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। तो क्या हुआ? उसने सिर्फ कुछ मार्शल आर्ट सीखे हैं, उसने जरूर कहीं देखा होगा और उसकी नकल की होगी। ऐसा नहीं है कि वह कोई आत्मा योद्धा या साधक बन गया है, वह भी हमारी तरह एक नश्वर प्राणी है। चलो उसे पीटते हैं, एक और व्यक्ति ने बीच में कहा। जब वह सभी को दक्ष को हराने के लिए कह रहा था, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खुद दक्ष के अजीबोगरीब युद्ध कौशल से चिंतित था और वह हरे बालों वाले आदमी की तरह नहीं बनना चाहता था, लेकिन वह डरा हुआ भी नहीं दिखना चाहता था। वह ज्यादा लोगों के साथ हमला करना चाहता था ताकि उसे कोई ना हो। दक्ष ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो लोगों को मुझ पर हमला करने के लिए उकसा रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह पीछे मुड़ा और बिना पीछे देखे जाने लगा। वह जानता था कि अगर वह रुका भी तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। ये सभी लोग सामान्य लोग थे, अपनी ताकत के बिना भी वह उनकी देखभाल कर सकता था, लेकिन यह उसके लिए फायदेमंद नहीं था। उसने वहां से जाने और शांति से साधना करने के लिए एक जगह खोजने का फैसला किया ताकि इस शरीर में कुछ साधना बढ़ाई जा सके और परीक्षण प्राप्त किया जा सके। देखो, वह डरा हुआ है, वह जाने की कोशिश कर रहा है। क्या हम उसे सुरक्षित जाने दे सकते हैं जबकि वह इतना घमंडी है? उस देशद्रोही का बेटा यही सोचेगा कि हम कमीने हैं जिनमें हिम्मत नहीं है। आदमी ने फिर से कहा, एक बार फिर कोशिश करते हुए, क्योंकि उसने देखा कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये सही है, उस कमीने को सिर्फ इस एक हमले के बारे में पता था। अब जब हमें ये पता चल गया है तो ये हम पर काम नहीं करेगा। चलो इस कमीने की हड्डी कुचल दे, भले ही इससे हमारे हाथ गंदे हो जाए। भीड़ दक्ष की ओर दौड़ने लगी। इन बेवकूफ, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और वह पीछे मुड़ा और एक छोटी सी गली में प्रवेश कर गया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। 10 या उससे अधिक युवाओं की भीड़ गली में पहुंची और अंदर देखा, लेकिन वह पूरी तरह खाली थी। उनके चेहरों पर उलझन भरी नजर छा गई। क्या वह इस गली में नहीं आया था? हम सब ने देखा था, वह कैसे गायब हो सकता है? यह एक संकरी गली है, ऐसा होना असंभव होना चाहिए। ये बहुत भ्रामक है। क्या हमने कुछ गलत देखा? उसने हमें मूर्ख बनाया होगा और किसी अन्य रास्ते से चला गया होगा। लोग उलझन में थे और खाली गली को देखकर भौं सिक रहे थे। स्थिति बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने इस स्थिति को समझने के लिए अपने लिए बहाने बनाने की कोशिश की। गली पूरी तरह खाली थी, गली के अंदर एक भी जगह नहीं थी जहां कोई छिप सके। चेह, वह कमीना भाग गया। अगली बार जब हम उसे देखेंगे तो हम उसे पकड़ लेंगे। वह गद्दार हमारे ही लोगों को धोखा देकर भाग गया। उसके बेटे में भी वही हुनर है, जैसा गद्दार बाप वैसा ही गद्दार बेटा। युवकों ने अपनी अंगुलियां चटका हुए पीछे मुड़कर जाना शुरू कर दिया। जब वे युवा चले गए तो उन्हें पता नहीं चला, लेकिन एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थी। छत पर दक्ष बैठा हुआ चेहरे पर ऊब भरी नजर के साथ सबको जाते हुए देख रहा था। बेवकूफ, वह बुदबुदाया और अपनी बाहें फैलाकर जम्हाई ली। वह छह पर लेट गया और अपने दोनों हाथ सिर के नीचे रखकर आकाश की ओर देखने लगा। यह उससे बहुत अलग है जिसका मैंने सामना किया, फिर भी बहुत परिचित है। उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा, शुरू से ही खेती करना, बाधाओं से जूझना, राज्य पर अधिकार करना। वह पहले से ही देख सकता था कि यह कठिन होने वाला था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। दक्ष आंखें बंद करके छत पर लेटा था और वातावरण में क्यूई को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिना किसी साधना के उसे इसे महसूस करने में कठिनाई हो रही थी। वास्तविक दुनिया में भी उसकी आत्मा के इस दुनिया में आने के ठीक बाद उसके पास अभी भी पीक बॉडी रिफाइंड रियम कल था, इसलिए उसके लिए समय बहुत आसान था। लेकिन उसकी आत्मा अब अधिक अनुभवी थी और उसके पास वह ज्ञान था जो इस बार उसकी मदद कर सकता था।
एकमात्र चिंता की बात समय था। वह फिर से नश्वर था और उसके पास एक साधक के लाभ नहीं थे। वह इस दुनिया में एक दिन भी भोजन के बिना नहीं रह सकता था और उसे पहले से ही भूख लग रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसका पेट भर रहा है। बैठने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। अगर मैं इस दुनिया में आने के बाद ही भूख से मर जाऊं तो यह कोई मजाक नहीं होगा। साधना के बाद मुझे वाकई भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं अपना घर नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि हर कोई मुझे एक कमीना गद्दार समझता है। कोई भी मुझे कुछ नहीं बताएगा और अगर मैंने लड़ाई की तो अधिकारी मुझे पकड़ सकते हैं। दक्ष ने फिर से सड़क पर देखते हुए कहा। वह ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। इस नामना साधना तकनीक को फिर से विकसित करने का समय आ गया है। मुझे ये तकनीक देने के लिए नशन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि यह एक ना था और ये तकनीक उसे नहीं दी गई थी, बल्कि उसने वास्तव में इसे चुराया था। फिर भी उसने इस साधना मैनुअल के लिए तिया शेम की सराहना की, जिसने उसे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की थी। वह एक पिछड़े राज्य में एक अच्छा साधक था और उसके लिए ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचना कि वह कुछ वर्षों में स्वर्ग क्षेत्र के साधकों से लड़ने में सक्षम हो गया। इसमें कई चीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ब्लडलाइन मंदिर जुन और नामहीन साधना मैनुअल से इसकी शुरुआत हुई। साधना कौशल और स्वर्गीय दानव पंखों के बिना वह स्वर्गीय चट्टान से बाहर नहीं आ सकता था। वह अभी भी उस कौशल के बिना उस चट्टान के अंत में इंतजार कर रहा हो सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस शरीर की मेरिडियन को खोलने की कोशिश की ताकि उसका शरीर क्यूई को अवशोषित कर सके। ये प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी जब दक्ष की आत्मा ने पृथ्वी से स्थानांतरित होने के बाद लंगन के शरीर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यह पहली बार था जब वह ऐसा कर रहा था। ये था कि मेरिडियन को अनब्लॉक करना एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे हर बच्चे को साधना शुरू करने से पहले गुजरना पड़ता था। ये पहला कदम था और ज्यादातर लोगों ने कहा कि इसे 15 साल की उम्र से पहले नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह साधना का स्वर्ण युग था। अगर कोई नश्वर 15 साल की उम्र के बाद मेरी को अनब्लॉक करने की कोशिश करता है तो ये बेहद दर्दनाक होता है और वास्तव में उपयोगी भी नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए साधना का स्वर्ण युग पहले ही बीत चुका होता है। भले ही वह व्यक्ति घातक दर्द से बच गया हो और मेरिडियन को खोलने में कामयाब रहा हो, फिर भी कहा जाता है कि उसका साधना पथ उन अन्य लोगों की तुलना में धीमा था जिन्होंने 15 वर्ष की आयु से पहले ऐसा ही किया था। दक्ष जानता था कि उसका वर्तमान शरीर 19 वर्ष से अधिक पुराना है और उसमें साधना का एक कण भी नहीं है, इसलिए उसे शुरू से ही मेरिडियन को अनब्लॉक करना पड़ा और फिर से उससे गुजरना पड़ा। वह दर्द के बारे में चिंतित था, क्योंकि यह एक नश्वर शरीर था। उसकी रक्षा और उसकी ताकत इनमें से कुछ भी यहाँ नहीं था। उसके पास केवल दृढ़ संकल्प था, लेकिन कभी कभी वह पर्याप्त नहीं होता। अगर दर्द वास्तव में उतना बुरा था जितना लोगों ने कहा था तो वह वास्तव में मर सकता था। अगर उसका शरीर बीच में ही हार मान लेता। मेरिडियन को खोलने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन्होंने गहरी सांस छोड़ी। तारांकित था स्पिरिट मास्टर वर्मियन रू कबीले के हवेली के अंदर था। वह बिना किसी की अनुमति के अंदर घुस आया और सीधे रू कबीले के कबीले प्रमुख रू वांग के कमरे में प्रवेश कर गया। रू वांग भी एक स्पिरिट वॉरियर था, फर्क सिर्फ इतना था कि वह वर्मिलियन की तरह फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं था। रू वांग ने फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन वह परीक्षा में असफल हो गया था। इसी परीक्षण में वर्मिलियन और विश्वासघाती फूमिन का चयन किया गया। अल्पिराम दोनों ही फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन में बड़े नाम बन गए। ऐसा कहा जाता था कि फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के डेमन के नाम से मशहूर फूमिन और वर्मिलियन फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के दो रत्न थे। उन दोनों को फीनिक्स संगठन के दो सबसे मजबूत योद्धा कहा जाता था और वे घनिष्ठ मित्र थे। फीनिक्स संगठन के कुछ शक्तिशाली स्पिरिट योद्धाओं के बीच पिछले महान युद्ध में डेमन को ईस्ट डिफेंस की कमान दी गई थी, वर्मियन को पश्चिम की कमान दी गई थी। दुर्भाग्य से पूर्व में ही वह स्थान था जहां सब कुछ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अक्ष राज्य की हार हुई। यहीं पर महान विश्वासघात हुआ। दुश्मन को मारने के बजाय डेमन ने अपने ही दल के सदस्यों को मार डाला। युद्ध हार गया और डेमन भाग गया। उस युद्ध के बाद वर्मिलियन फीनिक्स संगठन का निर्विवाद नेता बन गया। डेमन की अनुपस्थिति में फीनिक्स अक्ष के साम्राज्य का सबसे मजबूत आत्मा योद्धा बन गया। वर्मियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा बेटा ऐसी हालत में क्यों है? क्या तुमने कुछ किया है? रू वांग ने वर्मिलियन से पूछा। जब वह अपने बेटे को जमीन पर पड़ा हुआ देख रहा था, उसने अपने बेटे को उठाने या उसके घावों को देखने की जहमत नहीं उठाई। उससे वर्मियन की ज्यादा चिंता थी। रू वांग, तुम्हारा रू कबीला इस राज्य में एक मजबूत शक्ति है, लेकिन इससे तुम्हारे बेटे को नियमों को तापर रखने और जो चाहे करने का अधिकार नहीं मिल जाता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बार यह सिर्फ एक चेतावनी है। अगली बार जब मैं किसी को राज्य के कानून तोड़ते देखूंगा तो मैं इतना नर्म नहीं रहूंगा, वर्मिलियन ने बुदबुदाते हुए कहा और वापस जाने के लिए मुड़ा। मुझे बताओ, उसने क्या किया? क्या उसने कोई अपराध किया है? मुझे जानना है कि उसने क्या किया है ताकि मैं इस कमीने को सजा दे सकूं। रू वांग ने वर्मियन की पीठ की ओर देखते हुए कहा, आपके बेटे ने एक नश्वर को मारने के इरादे से सार्वजनिक रूप से अपनी युद्ध भावना का
इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि एक आत्मा योद्धा किसी नश्वर के खिलाफ अपनी युद्ध भावना का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यही कानून है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं आपके बेटे को यहाँ नहीं लाऊंगा, वर्मियन ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसके पंख फिर से उसकी पीठ के पीछे दिखाई दिए वह उड़ गया। उसने अपनी युद्ध भावना का इस्तेमाल एक नश्वर के खिलाफ किया। आखिर वह नश्वर कौन हो सकता है जो उसे अपनी युद्ध भावना का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करे? इसके अलावा ये समझ में नहीं आता वर्मियन सिर्फ एक नश्वर के लिए स्प्रिंट योद्धा के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेगा? भले ही उसे न्याय के आत्मा योद्धा के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो लोग वास्तव में उसे जानते हैं वे जानते हैं कि वह वास्तव में ऐसा नहीं है। वह कम से कम बिना किसी कारण के एक नश्वर को बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। रू वांग ने अपने बेटे की ओर देखते हुए भौं सिकुड़ते हुए कहा, जो जमीन पर पड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिर यह कौन है जिसने गर्वित सिंदूर को अपनी गुफा से बाहर निकाला? आदमी ने बड़बड़ा हुए कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। तारांकित तो भी वह इसकी परवाह नहीं करता क्योंकि वह किसी का चेहरा नहीं पहचानता था, वह सभी को पहचान नहीं पाता। लेकिन वहां एक हॉल में एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। वह पुराने हिस्से पिटे कपड़े पहने हुए थी जो गंदगी से सने हुए थे, जैसे कि उन्हें काफी समय से साफ नहीं किया गया हो। अधेड़ उम्र की महिला के सुंदर भूरे बाल थे जो कंधों तक आते थे। बालों को पोनीटेल में बांधा गया था। वह डर के मारे कांपती हुई अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ी थी। एक आदमी उसके सामने हाथ में कोड़ा लिए खड़ा था और वह उसके सामने खड़ी महिला को देख रहा था। अगर महिलाओं के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ कोई नियम नहीं होता तो मुझे देशद्रोही की पत्नी को पालने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। दिक्कत है, एक सोने का सिक्का बहुत नहीं है। मैं वास्तव में निराश हूँ। आपके बेटे ने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की। उसने क्या सोचा अगर वह बच गया तो मैं अपना गुस्सा पी लूंगा? अरे मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल लूंगा और उसे कई गुना करके लौटा हंगा। आदमी ने कहा। वह वही व्यक्ति था जो भीड़ को दक्ष पर हमला करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। जब दक्ष ने उसकी ओर उपासेपूर्ण निगाह से देखा था उसने भीड़ को अपने साथ मिलकर दक्ष पर हमला करने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन तभी उन्होंने दक्ष को खो दिया। वह वास्तव में निराश और क्रोधित था। वह अपना गुस्सा बाहर निकालना चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां वह किसी अनजान व्यक्ति से लड़ना शुरू नहीं कर सकता था। तभी उसे याद आया कि दक्ष की मां उस विश्वासघाती कूड़े की पत्नी शांति हॉल में काम करती थी। इसे शांति हॉल कहा जाता था, लेकिन यह वास्तव में एक यातना कक्ष था जहां लोग पैसे के लिए स्वेच्छा से यहां काम करने वाले अन्य मनुष्यों को पीटने के लिए आते थे, न कि यहां काम करने वाले लोग जानबूझकर इसके लिए सहमत थे। इसलिए यह अवैध नहीं था। पीस हॉल के मालिक प्रत्येक व्यक्ति से विभिन्न श्रमिकों के लिए एक निश्चित राशि लेते थे। इसी तरह दानव की पत्नी मिली आय पिटाई के लिए बहुत मांग में थी क्योंकि वह उस व्यक्ति की पत्नी थी जिससे राज्य सबसे अधिक नफरत करता था। पीस हॉल ने उसके लिए सबसे अधिक शुल्क लिया। उसे 5 मिनट तक कोड़े मारने के लिए उन्होंने एक सोने का सिक्का लिया, लेकिन उन्होंने उसे उसमें से केवल एक कांस्य सिक्का दिया। पीस हॉल के मालिकों ने अधिकांश पैसे अपने पास रख लिए। चूंकि मिली आय के पास कोई अन्य जगह नहीं थी जो उसे काम पर रखने को तैयार थी, इसलिए वह केवल अपने बेटे के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए ही यहाँ काम कर सकती थी। मैंने इन 5 मिनटों के लिए पूरे एक सोने के सिक्के का भुगतान किया है। मुझे अपनी बचत भी निकालनी पड़ी, लेकिन मैं इसके हर पल का आनंद लूंगा। उषा ने मुस्कुराते हुए अपना चाबुक उठाया और मिली आई की पीठ पर वार किया। तरान कन तरान कन तरान कन। तारांकित अपनी सभी मेरिडियंस को खोलने में कामयाब हो गया। वह छत पर लेटा हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थी, उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ, ये वास्तव में दर्दनाक था। अब मुझे समझ में आया कि 15 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति साधना क्यों शुरू नहीं करता। यह मरने जैसा है। यह ऐसा है जैसे शरीर के चारों ओर बार बार हजारों तलवारें चुभ रही हो। सौभाग्य से अब ये खत्म हो गया है, दक्ष ने बैठते हुए कहा। अब जब ये खत्म हो गया है तो मैं कल से साधना शुरू कर सकता हूं जब अवरोध रहित मेरिडियन स्थिर हो जाए। चूंकि मैंने पहले ही अपने असली शरीर से साधना की है, इसलिए इसे फिर से करना निश्चित रूप से कई गुना तेज होगा। मैं इस शरीर के साथ अधिकतम 1 महीने में ही पीक गोल्ड रियल कल्टिवेटर बन जाऊंगा। उसने आंखें फैलाते हुए कहा। वह खड़ा हुआ और इमारत के दूसरे किनारे पर चला गया। अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। मैं यहाँ किसी और के घर के ऊपर नहीं रह सकता। ऐसा लगता है कि यहाँ रात बहुत ठंडी होगी। मेरा शरीर अभी भी ठंडा है और मेरे पास खुद को बचाने के लिए कोई भी कलाकृति नहीं है। मेरे पास खुद को बचाने के लिए कपड़े भी नहीं है। उसने गली की ओर देखते हुए एक विचारशील स्वर में कहा। वह अपनी उंगली चटका हुए गायब हो गया और खाली गली में जमीन पर टेलीप हो गया। वह शहर में टहलते हुए लापरवाही से बाहर निकला। उसे उम्मीद थी कि उसे रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। अल्पविराम, इस बड़े शहर में कुछ खाली घर तो होंगे ही, कुछ तो होगा ही। दक्ष को उम्मीद थी कि वह भाग्यशाली होगा और उसे कोई परित्यक्त आवास मिल जाएगा या फिर किसी तरह वह स्थान मिल जाएगा जहां फूक चल रहा करता था। दक्ष जब चल रहा था तो
उसे बहुत सी घिनौनी निगाहों से देखा गया, लेकिन सौभाग्य से उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो लड़ाई की तलाश में था। वह बहुत अच्छा समय बिता रहा था। जब तक कोई उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता तब तक उसे किसी के उपहास की परवाह नहीं थी। दक्ष चलते चलते एक कली इमारत के पास पहुंच गया। चूंकि वह थोड़ी दूरी पर था इसलिए वह उसके ऊपर लिखे शब्दों को नहीं पढ़ सका, लेकिन यह वही जगह थी जिसे पीस हॉल कहा जाता था। दक्ष को नहीं पता था कि फू चेन की मां पीस हॉल के अंदर थी। जब वह शांति हॉल की ओर जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को शांति हॉल से बाहर आते देखा। क्या ये वही आदमी नहीं है जो लोगों को मुझ पर हमला करने के लिए उकसा रहा था? वह यही रहता है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए उस आदमी की पीठ देखी जो विपरीत दिशा में चलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी ने दक्ष को देखा ही नहीं था, क्योंकि उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था और वह चला जा रहा था। अरे मैंने आज अपनी सारी बचत खर्च कर दी, लेकिन यह मजेदार था दक्ष की मां को रोते हुए देखना जब मैं उसे कोड़े मार रहा था। हा, कोई आश्चर्य नहीं कि यह शांति हॉल इतना प्रसिद्ध है। ये वास्तव में संतोषजनक है। अगर मेरे पास अधिक पैसा होता तो मैं हर दिन दक्ष की मां को पीटने के लिए यहाँ आता, आदमी ने हंसते हुए कहा, यहाँ तक कि अपनी आवाज को कम रखने की भी कोशिश नहीं की। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए अपने शब्दों को किसी तरह दबाया। ये लोग फू चेन को दक्ष कहते हैं, क्या उसका मतलब ये था कि उसने अभी अभी फू चेन की मां को पीटा था? रुको, दूसरे आदमी ने भी कहा कि फू चेन की मां को पैसों के लिए पीटा गया था। ये कमीने क्या वे वास्तव में किसी के परिवार के साथ ऐसा कर रहे हैं? उसने झुंझलाहट में कहा और उसने अपने कदम तेज कर लिए। जब वह पीस हॉल के प्रवेश द्वार से कुछ ही मीटर की दूरी पर था तो उसने एक महिला को बाहर जाते देखा। अल्पविराम ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि महिला ने अपने शरीर को घसीटकर बाहर निकाला। उसके शरीर पर कोड़े के घाव थे, उसके कपड़े लाल चाप से ढके हुए थे, उसकी पीठ पर यह निशान थे, उसके हाथों पर कोड़े के साफ निशान थे, उसके पैरों पर भी ऐसे ही निशान थे। वह सीधी चल भी नहीं पा रही थी, वह धीरे धीरे चल रही थी और उसके हर कदम से उसे असहनीय दर्द हो रहा था जिसे दक्ष उसके चेहरे के हाव भाव से समझ सकता था। दक्ष ने उत्सुकता से उस महिला को देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह महिला फू चेन की मां थी या वह सिर्फ इस भवन में काम करने वाली कोई और महिला थी। महिला ने दक्ष को देखा और चौंक गई। चेना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शहर के इस हिस्से में मत आओ? महिला ने अपनी आंखों में आंसू पूछते हुए कहा। दक्ष ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। वह कमीना तो वह यही बात कर रहा था, फू चेन की मां को पीटना। मैं उसे भविष्य के राजा की मां पर हमला करने के परिणाम को वास्तव में समझाओ। जो कोई भी राजा के परिवार पर हमला करने की हिम्मत करता है उसे केवल एक ही सजा मिलती है, मृत्युदंड। मुझे परवाह नहीं है कि शहर में लड़ना प्रतिबंधित है या नहीं, मुझे परवाह नहीं है कि यह एक अपराध है। मैं उस आदमी को ऐसी मौत मरने दूंगा जहां उसका शरीर भी नहीं मिलेगा। दक्ष ने सोचा जब उसने उस पश्चित आदमी की पीठ देखी जो महिला को पीटने के बाद इत्मीनान से जा रहा था। वह उस महिला की ओर गया जो शांति भवन के सामने खड़ी थी और उसे सहारा देने के लिए अपनी बाहें उसके शरीर के चारों ओर लपेट ली। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, ये तो बस मामूली घाव है। मैं सीढ़ियों से गिर गई और घायल हो गई, यह और कुछ नहीं है। महिला ने अपने चेहरे पर दर्द छिपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। दक्ष ने महिला से भिड़ने की जहमत नहीं उठाए और बस उससे धीमी आवाज में अपने साथ घर चलने के लिए कहा। महिला को आराम की जरूरत थी, बाकी सब कुछ बाद में किया जा सकता है। ठीक है, चलो घर चले, महिला ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपना पहला कदम उठाया। हालांकि उसने अपना दर्द छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रही और अनजाने में ही दर्द से कराह उठी। रुको, पैदल मत चलो, तुम बस मुझे रास्ता बताओ और मैं तुम्हें ले चलूंगा, दक्ष ने कहा। उसे पहले ही पता चल गया था कि महिला को शक होगा कि उसे रास्ता नहीं पता, इसलिए उसने पहले ही बहाना बना लिया। तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिमाग पहले से ही खाली है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से अपना घर भी ढूंढ पाऊंगा। इससे पहले कि महिला कुछ कह पाती, दक्ष ने अपना एक हाथ उसके घुटनों के नीचे और दूसरा उसके कंधों के पीछे रख दिया। शुरू में दर्द हो सकता है, उसने उसे उठाते हुए कहा। चूंकि उसकी पीठ पर तुरंत दबाव डाला गया था इसलिए उसे दर्द हुआ, लेकिन दर्द सिर्फ कुछ ही देर का था। अल्पविराम, मैं सब ठीक है, मेरी चिंता मत करो, तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। सच में मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक चल सकती हूँ, खुद को परेशान मत करो, महिला ने दक्ष से कहा। क्योंकि वह चिंतित हो गई थी, वह जानती थी कि उसके बेटे का शरीर खुद कमजोर है, क्योंकि वह ऐसे घर में रहता था जहाँ वह मुश्किल से उसके लिए पर्याप्त भोजन का प्रबंध कर पाती थी। वह जानती थी कि उसके बेटे का शरीर कितना कमजोर है, वह मजबूत नहीं था और उसके लिए उसे इस तरह घर ले जाना असंभव था। वह दक्ष पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती थी, उसे लगा कि उसे ऐसा करने देना ठीक नहीं है। हालांकि चलने से उसे दर्द होता था, लेकिन वह अपने बेटे को किसी भी तरह की तकलीफ से गुजरने देने के बजाय दर्द सहना पसंद करती थी। दक्ष ने उसे भय सिकुड़ते हुए इधर उधर जाते देखा। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक व्यक्ति को ले जा रहा है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेरा दिमाग अभी भी खाली है, इसलिए मुझे बताओ कि कहाँ जाना है, दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया और उसे चिंता न करने के लिए कहा। वह
वह नहीं चाहता था कि वह चिंतित हो, क्योंकि वह पहले से ही ऐसी दिख रही थी जैसे उसने काफी कठिनाई से प्यार किया हो। अगर वह राजा बनने वाला था तो वह रानी माँ होगी। यह एक वास्तविक दुनिया थी और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़ देगी और अपने वास्तविक शरीर में वापस चली जाएगी। जब ऐसा हुआ तो राज्य को संभालने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। वह नहीं चाहता था कि उसके वहां पहुंचने से पहले उसके साथ कुछ भी हो जाए। वह उसके बेटे को नहीं बचा सकता था, लेकिन वह कम से कम उसे थोड़ी सी देना चाहता था, क्योंकि वह अपने पद के रूप में उसके बेटे के नाम का उपयोग कर रहा था। अब कुछ और मत कहना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। बस मुझे घर का रास्ता बता दो, उसने आगे कहा। जब उसने देखा कि वह कुछ कहने के लिए हकला रही है, मुस्कुराते हुए महिला की आंखें आंसुओं से भर गई। तुम अपने पिता की तरह ही ख्याल रखने वाले हो, उसने उदास स्वर में कहा। क्या तुम भी उसके जैसे ही परवाह करते हो? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने राज्य छोड़ते समय तुम्हें पीछे छोड़ दिया था? क्या वही कारण नहीं है कि तुम इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हो? और उसने पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। उसे पूरी कहानी नहीं पता थी कि क्या हुआ था, लेकिन इस शहर में प्रवेश करने के बाद उसने जो कुछ सुना था उससे उसे कुछ बातें समझ में आ गई थी। अल्पविराम उस महिला का पति, जिसे डेमन के नाम से जाना जाता था, राज्य के साथ विश्वासघात कर भाग गया तथा अपने बेटे और पत्नी को उस राज्य की यातनाएं सहने के लिए छोड़ गया जिसके साथ उसने विश्वासघात किया था। महिला को अपने पति से नफरत होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से वह अपने पति के बारे में बात कर रही थी उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिल्कुल भी नाराज थी। शशश, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अपने पिता के बारे में बुरा मत सोचो। तुम्हारे पिता राज्य के सबसे बड़े देशभक्त थे, उन्होंने इस राज्य के लिए बहुत कुछ त्याग किया। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह उस राज्य को धोखा दे जिसे उन्होंने अपनी मां की तरह माना। यह उनके खिलाफ एक साजिश है। अपने पिता से नफरत मत करो, वह इस नफरत के लायक नहीं है। एक दिन असली सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। मिलिया ने अपने चेहरे पर एक उदास मुस्कान के साथ कहा। दिलचस्प है, मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। अगर वह व्यक्ति ऐसा था तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि वह राज्य को धोखा देगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी से बेहतर कौन जान सकता है? दक्ष ने सोचा। उसकी बातों से उसे ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही है। वह महिला शायद सच में ईमानदार थी। उसने सोचा अतीत में जो कुछ हुआ उसमें कुछ और भी होगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कहानी में कुछ गड़बड़ है। उसे अतीत या जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह यह अनुमान नहीं लगा सका कि स्थिति क्या थी या ऐसा क्यों हुआ होगा। लेकिन उसने असली कहानी का पता लगाने के बारे में सोचा। माँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था? जो कुछ भी हुआ था। शहर की सड़कों पर चलते हुए उसने महिला से पूछा। तुरंत रुक जाओ, महिला ने अचानक कहा। दक्ष उसकी आवाज सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या मैंने गलत सवाल पूछा? वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती, उसने सोचा और भौं सिकोड़ना। जब दक्ष सोच रहा था महिला बोलती रही। मुझे लगता है कि आज तुम्हारा दिमाग सचमुच खाली है, महिला ने दक्ष के सिर पर थपथपाते हुए कहा। तुम गलत दिशा में जा रहे हो, हमारा घर उस तरफ है, उसने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराना भी दर्दनाक था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। ओह ठीक है, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, इसलिए इसे ऐसे समझो जैसे यह मेरा पहला अनुभव है। दक्ष ने सामान्य रूप से कहा। मैं समझ सकती हूँ, ऐसा होता है। आपके पिता भी ऐसे ही थे जब वे हमारी शादी से पहले पहली बार मेरे परिवार से मिले थे। यह उनके जीन का ही काम होगा, महिला ने सिर हिलाते हुए कहा। दक्ष पीछे मुड़ा और उस दिशा में चलने लगा जो उसने बताई थी। महिला ने उसके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया इससे पहले कि वह उसे रोक पाता। दक्ष ने सोचा कि क्या उसे सवाल पूछना चाहिए, लेकिन उसने यह विचार छोड़ दिया। उसे लगा कि अगर वह बात करना चाहती तो वह बात करना शुरू कर देती। उसने उससे नहीं पूछा और योजना छोड़ दी। मुझे लगता है कि मैं उसे मारने से पहले उससे पूछ लूंगा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। वह जानता था कि उस महिला ने भी वही कहानी सुनी होगी जो इस राज्य के हर दूसरे नागरिक ने सुनी होगी। वह दूसरों से भी इस बारे में पूछ सकता था और सबसे पहले उसके दिमाग में वह व्यक्ति आया जिसने मिलिया को कोड़े मारकर प्रताड़ित किया था। वह पहले से ही उस आदमी को मारने जा रहा था और उसे मारने से पहले उसे कुछ सवाल पूछने में कोई आपत्ति नहीं थी। दक्ष ने महिला को अपने साथ शहर से होते हुए शहर के बाहरी हिस्से की ओर चल दिया। शहर के अंदर एक जंगल था जो जंगल से कम और एक ऐसी जगह से ज्यादा था जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। शहर के इस हिस्से में हर जगह जंगली घास उगी हुई थी, चारों तरफ कीड़े मकड़े थे, यहाँ पेड़ भी थे जिससे ये जगह जंगल जैसी लगती थी। दक्ष ने उसके निर्देशों का पालन किया और अंतिम गंतव्य तक पहुंच गया। वह उसका घर है। मुझे लगता है कि मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। इस राज्य के लोगों के अनुसार वह एक गद्दार की पत्नी है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है। कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होगा। अगर उसके पास एक अच्छा घर और पर्याप्त सहायता होती तो वह ऐसी जगह पर काम क्यों करती? यह समझ में आता है कि वह यहाँ रहती है, यह अभी भी कुछ हद तक दुखद है, दक्ष ने सोचा। जब उसने अपने सामने छोटे से टूटे हुए घर को देखा,
अल्पिराम यह एक लकड़ी का केबिन था जो बहुत ही घटिया तरीके से बनाया गया था। ये 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा था, इसलिए इसमें 2 लोगों के रहने के लिए मुश्किल से जगह थी। शायद इसके अंदर पर्याप्त जगह भी नहीं थी। हम यहाँ हैं, अब आप मुझे नीचे उतार सकते हैं, मुझे दरवाजा खोलने दीजिए। लियाई ने दक्ष से उसे नीचे उतारने के लिए कहा क्योंकि उसने देखा कि वह पहले से ही केबिन के पास थी। दक्ष ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उसने उसे नीचे भी नहीं उतारा। इसके बजाय वह केबिन के लकड़ी के दरवाजे के करीब गया और उसे खोल दिया। वह महिला के साथ केबिन में दाखिल हुआ। ये जगह दक्ष को पहले से ही इस जगह से कम उम्मीदें थी, लेकिन ये जगह उसकी उम्मीदों से भी कम थी। केबिन के अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक छोर पर कुछ पुराने कपड़े पड़े थे। वहां बिस्तर भी नहीं था, बिस्तर तो दूर की बात गद्दा भी नहीं था। उसकी जगह बस जमीन पर कुछ पत्ते रखे थे ताकि वह मुलायम हो जाए। दक्ष ने गहरी सांस ली और बिस्तर के करीब चला गया। उसने अपना शरीर नीचे किया और महिला को बिस्तर पर लिटा दिया। रुको, मैं वास्तव में ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाने दो। महिला बैठने वाली थी, लेकिन दक्ष ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे फिर से लेटने के लिए कहा। तुम बैठने की हिम्मत मत करना, बस वहीं लेटी रहो। मैं शिकार करने बाहर गया था, मुझे अच्छा शिकार मिला और मैंने उसे अच्छे पैसे में बेच दिया। आज तुम कुछ नहीं कमा पाओगी, हम जश्न मना रहे हैं, बस मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। अगर तुमने खड़े होने की हिम्मत की तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। दक्ष ने सोच समझकर कहा और उसे घूरने लगा। वह उठकर केबिन से बाहर चला गया। हाँ, मैंने उससे झूठ बोला था, मैंने शिकार नहीं किया, लेकिन चूंकि फू चेन उस जंगल में था तो वह सचमुच शिकार कर रहा होगा। मैं आज रात उसे संकेत दे दूंगा, एक कमीने का शिकार, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और शहर के केंद्र की ओर वापस चला गया। मलयाई पहले से ही घर में थी, लेकिन उसने एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। घर में रखा चाकू गायब था। दक्ष चाकू अपने साथ ले गया था। दक्ष को एहसास हुआ कि उसके पास किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई हथियार नहीं था। उसके लिए बिना साधना के भी हथियारों से लोगों को मारना बहुत आसान था, लेकिन उसके पास हथियार न होना वाकई परेशान करने वाला था। अगर उसके पास कोई हथियार होता तो उसे भालू के खिलाफ लड़ाई में इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। वह क्यूई हथियार बनाने के लिए साधना करना चाहता था, लेकिन वह 24 घंटे से पहले अपनी साधना शुरू नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अभी अभी अपने क्यूई मेरिडियन को अनब्लॉक किया था। यही कारण था कि जब उसने छोटी सी झोपड़ी में एक चाकू देखा तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। जैसे ही उसने मलयाई को उस जगह पर छोड़ा, उसने चुपके से चाकू अपने साथ ले लिया क्योंकि उसे किसी से निपटना था। दक्ष ने अपने हाथ में चाकू को देखा और मुस्कुराया। भले ही यह मेरी आत्मा तलवार के बराबर नहीं है, लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए चाकू को अपने कपड़ों में छिपाया और शहर की ओर चलना जारी रखा। शाम हो चुकी थी और सूरज ढलना शुरू हो चुका था। दक्ष के लिए यह बिल्कुल सही समय था क्योंकि यही वह समय था जब वह सबसे ज्यादा घातक था। उसके पास कोई हुनर नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ बहुत शक्तिशाली कानून थे। उसका अंधकार का कानून उसके कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण था। कानून के साथ एक हुनर भी था। छाया परिवर्तन एक ऐसा कौशल था जो उसके कानून के साथ आया था। यह एक ऐसा कौशल था जिसने दक्ष को अंधेरे के साथ एक कर दिया, जिससे वह देखने के लिए अदृश्य हो गया। दक्ष जानता था कि एक नश्वर तो क्या, यहाँ तक कि साधक भी उसे उसके छाया परिवर्तन में नहीं देख पाएंगे। वह नहीं जानता था कि वर्मियन कितना शक्तिशाली है, लेकिन वह जानता था कि वर्मियन किसी भी तरह से स्वर्ग क्षेत्र के साधक जितना शक्तिशाली नहीं है। भले ही यह की भावना से मिली एक संक्षिप्त धारणा थी, उसके पास इसके बारे में कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। दक्ष को अपने कौशल पर और इस तथ्य पर भरोसा था कि अंधेरे का सर्वोच्च नियम ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना यहाँ कोई भी कर सके। अगर वर्मिलियन की तुलना स्वर्ग क्षेत्र के साधक से की जा सकती है तो ये परीक्षण असंभव था। उनका मानना था कि ब्लडलाइन मंदिर उनके असली शरीर को छीनकर उन्हें साधना मुक्त शरीर देते हुए उन्हें ऐसा असंभव परीक्षण नहीं देगा। दक्ष शहर की सड़कों से उस दिशा में चला गया जहाँ उसने उस आदमी को जाते हुए देखा था। वह उस आदमी या भीड़ में से किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की उम्मीद कर रहा था जो उसे जानता हो। जब दक्ष चल रहा था तो उसने देखा कि सड़कों पर और भी भीड़ थी। शाम का समय था, फिर भी हर मिनट के साथ सड़क पर चहल पहल बढ़ती जा रही थी। हर जगह दुकानें लगी हुई थी जहां सामान बक रहा था, बर्तन, पटाखे, कपड़े, हथियार और बहुत कुछ बेचने वाली दुकानें थी। खाने पीने की चीजें बेचने वाली और भी दुकानें थी। मुझे उसके लिए खाना लाना है। मैंने उससे झूठ बोला कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पास एक भी सिक्का नहीं है। मैं उस आदमी को ढूंढकर उसे मारने से पहले उसे लूटने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन शायद मैंने इस शहर को बहुत कमाका है। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा, वहां बहुत सारे लोग हैं और मैं उनमें से आत्मा योद्धाओं के बारे में भी नहीं जानता। दक्ष ने सड़कों पर लोगों को देखते हुए भौं सिकुड़ते हुए कहा, यह आत्मा योद्धा, मुझे वास्तव में उनके बारे में समझने की जरूरत है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दक्ष ने सड़कों पर चलते हुए कहा। जब वह चल रहा था तो उसने दीवार पर एक विशाल पोस्टर देखा जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। पोस्टर के सामने एक छोटा सा स्टॉल था जहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने कागजों का ढेर रखा हुआ था। पोस्टर पर लिखा था, स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा, आज ही पंजीकरण कराए। स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा दिलचस्प है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा।
कहा जब वह शीर्षक के नीचे लिखे छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए दीवार के करीब गया। शीर्षक के नीचे बारीक अक्षरों में लिखा था, स्पिरिट वॉरियर्स प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराएं और राज्य के शीर्ष स्पिरिट वॉरियर्स कॉलेजों में प्रवेश पाएं। तो यह संप्रदायों की प्रवेश परीक्षाओं की तरह है, जहां नश्वर लोग संप्रदाय में शामिल होने के लिए परीक्षा देने जाते हैं। आत्मा योद्धा कॉलेज, इस दुनिया में आत्मा योद्धाओं के लिए संप्रदाय होना चाहिए, दक्ष ने सोचा और उसने अपने हाथों को मोड़ते हुए अपना सिर हिलाया। नमस्ते एल्डर, क्या आप स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण ले रहे हैं? दक्ष ने स्टॉल पर बैठे बूढ़े व्यक्ति से पूछा। हाँ मैं हूँ, क्या आप पंजीकरण कराना चाहते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोलते हुए पूछा। बूढ़े आदमी की आंखें खाली लग रही थी, जैसे वह अंधा हो। तो यह आदमी अंधा है, मेरे लिए अच्छा है, अन्यथा वह मेरा चेहरा देखने के बाद मुझे जवाब देने से इनकार कर सकता था। दक्ष ने बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा, मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ चिंताएं हैं। अगर आप मेरी शंकाओं का समाधान कर सके तो मैं वास्तव में आभारी रहूंगा, दक्ष ने बूढ़े व्यक्ति से कहा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। जरूर पूछो, जो कुछ पूछना हो पूछो, आदमी ने जवाब दिया। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या शर्तें हैं? मेरा मतलब है आयु मानदंड, पारिवारिक स्थिति, लोकप्रियता या कुछ और? दक्ष ने जिज्ञासा से पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। स्पिरिट वॉरियर कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको पारिवारिक स्थिति की आवश्यकता नहीं है, हालांकि कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। आपकी उम्र 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पंजीकरण के लिए एक चांदी का सिक्का देना होगा। आप परीक्षा में सफल हो पाते हैं या नहीं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा। आपको यहाँ केवल पंजीकरण के बाद इसमें भाग लेने के लिए पास मिलेगा। बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष से कहा। दिलचस्प, एक चांदी का सिक्का? दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे कुछ बुरे काम करने पड़ सकते हैं, लेकिन मैं पैसे तो कमा ही सकता हूँ। उसने सोचा, अगर मैं स्पिरिट वॉरियर कॉलेज में शामिल हो जाऊं तो मैं उनके बारे में ज्यादा जान पाऊंगा। जैसा कि कहा जाता है, किसी को अपने दोस्तों को जानने से पहले अपने दुश्मन को जानना चाहिए। क्या साधक भी आत्मा योद्धा चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं? दक्ष ने फिर पूछा। वह कल कल्टिटर शुरू करने वाला था और वह इसमें देरी नहीं करना चाहता था। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। किसान भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनके भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है एल्डर, मैं पंजीकरण कराना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपना पैसा घर पर ही छोड़ दिया है। मैं पंजीकरण के लिए अपना पैसा लेकर तुरंत वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने एल्डर से कहा और अभी के लिए जाने का बहाना बनाया। ठीक है, आप अपना समय ले सकते हैं। स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा 2 दिन बाद है, पंजीकरण कल समाप्त हो जाएगा। आपके पास पंजीकरण के लिए बहुत समय है, बूढ़े व्यक्ति ने फिर से कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद एल्डर, अब मैं विदा लेता हूँ, दक्ष ने जाने से पहले कहा। सौभाग्य से जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे एक जानी पहचानी पीठ दिखी। यह उस व्यक्ति की पीठ थी जिसे वह खोज रहा था। तारांकित देखी जिसे वह ढूंढ रहा था। वह व्यक्ति जिसने फू चन की मां को मारा था और फिर इस पर हंसा था, वही व्यक्ति जिसने लोगों को उस पर हमला करने के लिए उकसाया था। हम अगर वह किसी को हराने के लिए एक सोने का सिक्का दे सकता है तो उसे कुछ सोने के सिक्के पाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा और धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। सड़कों पर बहुत भीड़ है, यहाँ खुलेआम किसी का अपहरण करना आसान नहीं है। क्या मुझे उसके किसी सुनसान जगह पर पहुंचने का इंतजार करना चाहिए? वह उस आदमी का पीछा करते हुए सोच रहा था। सौभाग्य से दक्ष को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि वह आदमी खुद ही कम भीड़ वाले हिस्से की ओर चलने लगा। करीब 10 मिनट चलने के बाद वह आदमी ऐसी जगह पर पहुंचा जिसकी दक्ष को उम्मीद नहीं थी। सड़क का वह हिस्सा शहर के रेड लाइट एरिया जैसा लग रहा था। वह देख सकता था कि कई लड़कियां खुले कपड़ों में अलग अलग इमारतों के बाहर खड़ी थी। दक्ष पीछे खड़ा होकर उस आदमी को एक इमारत में वेश करते देख रहा था। वह गायब होते ही अपना छाया परिवर्तन कर उस आदमी के पीछे भागा। दक्ष उस व्यक्ति से मात्र 5 मीटर की दूरी पर रहते हुए इमारत में दाखिल हुआ। वह व्यक्ति रिसेप्शन पर गया और वहां खड़ी महिला को एक चांदी का सिक्का दिया। औरत ने आदमी को एक चाबी दे दी। महिला ने मुस्कुराते हुए पुरुष से कहा, कमरा नंबर 3 में जाओ और अंदर इंतजार करो, कुछ ही मिनटों में एक लड़की वहां आ जाएगी जो रात में तुम्हें आनंद देगी। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और चाबी लेकर इमारत के अंदर चला गया। दक्ष उस आदमी के पीछे गया। वह आदमी एक कमरे के सामने रुका जिस पर नंबर 3 खुदा हुआ था। उसने दरवाजा खोला। दक्ष ने उस आदमी को दरवाजा खोलते हुए देखा। जब दरवाजा खोला जा रहा था तो वह तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। वह आदमी भी कमरे में घुस गया और अंदर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया लेकिन ताला नहीं लगाया, क्योंकि लड़की उसके पास आने वाली थी। उसने चाबी दरवाजे पर ही छोड़ दी। उसे नहीं पता था कि दक्ष ने दरवाजा बंद कर दिया था और चाबी अपनी जेब में रख ली थी। जैसे ही दक्ष दरवाजा बंद करके पीछे मुड़ा, वह ये देखकर चौंक गया कि आदमी ने पहले ही अपने कपड़े उतार दिए थे। वह सिर्फ आंधव्य में था, बिस्तर पर लेटा हुआ महिला का इंतजार कर रहा था। वह आदमी कितना कामुक है, जब कपड़े उतारने की बात आती है तो वह बहुत तेज है। दक्ष ने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाते हुए सोचा, अब वह इतना तेज नहीं चलेगा। उसने सोचा और उस आदमी के करीब चला गया। चाकू अभी भी उसके कपड़ों के अंदर छिपा हुआ था। दक्ष उस आदमी के पास खड़ा था और वह नीचे देख रहा था। तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत मजेदार रहा है ना? दक्ष ने धीरे से कहा। हाँ, ये ठीक था, आदमी ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। लेकिन अचानक वह चौंक गया, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि उससे ये सवाल किसने पूछा। आखिरकार यह एक पुरुष की आवाज थी। वह व्यक्ति सदमे में आकर
उठाकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता एक चाकू उसके कंधे पर लगा, जिससे वह फिर से लेट गया। आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने दर्द से चीखने के लिए अपना खोला, लेकिन तभी एक हाथ उसके चेहरे के सामने आया और उसका मुंह बंद कर दिया। वह आदमी चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि उसका मुंह बंद था, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह और भी डर गया। उसने अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति का चेहरा देखा। दक्ष ने अपना छाया परिवर्तन रोक दिया था। तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो? मैंने सुना है कि तुम मुझे पूरे दिन ढूंढ रहे थे। तुम मुझे ढूंढने के लिए मेरी माँ के पास भी गए थे? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे वह आदमी और भी ज्यादा डर गया। अम्मा अम्मा, आदमी ने संघर्ष करते हुए बोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं सका। जितना ज्यादा वह संघर्ष करता उतना ही ज्यादा उसके कंधे में चाकू उसे चोट पहुंचाता। अरे हिलना मत, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुमने आज मेरी माँ की बहुत मदद की, मैं बस उसका एहसान चुकाने आया हूँ। चिंता मत करो, मैं किसी का एहसान चुकाना पसंद नहीं करता, मैं सब कुछ ब्याज सहित लौटा दूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने उस आदमी के कंधों से चाकू निकाला और उसके दाहिने हाथ पर वार कर दिया। हम आदमी फिर चिल्लाया, लेकिन उसका मुंह बंद होने के कारण उसके मुंह से केवल एक सिसकारी ही निकली। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कहा था कि चिल्लाओ या हिलो मत, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो छोटे दोस्त? दक्ष ने जवाब दिया और एक बार फिर चाकू निकाला। उसने ब्लेड को उस आदमी के बाएं कंधे पर मारा। उस आदमी की आंखें फिर से खुल गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके शरीर की नसें दिखाई दे रही थी और उसकी लाल आंखें दक्ष को घोर रही थी। बिस्तर की चादर उस आदमी के खून से सनी हुई थी जो घावों से बाहर बह रहा था। तुम समझ रहे हो या नहीं? अगर मैंने फिर से चीख सुनी तो अगला वार सीधे तुम्हारे दिल पर होगा। दक्ष ने उस आदमी को चेतावनी दी और उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। हम आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा लड़का, अब मैं अपने हाथ हटा रहा हूं। अगर तुमने कोई अनावश्यक आवाज निकाली तो तुम अगले पल आवाज नहीं निकाल पाओगे। दक्ष ने धीरे से अपने हाथ हटाते हुए कहा, मैं समझता हूं, उस आदमी ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अब अपने हाथ भी नहीं हिला सकता था। उसे एहसास हुआ कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। वह लड़ाई नहीं कर सकता था और अगर उसने मदद के लिए पुकारा तो दक्ष उसे मार देगा। बचने का एकमात्र तरीका था कि दक्ष के कहे अनुसार किया जाए और बचने की उम्मीद की जाए। अच्छा लड़का, मुझे तुमसे बस दो चीजें चाहिए। अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा मैंने कहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। दक्ष ने उस आदमी के सिर पर थपथपाते हुए कहा, हाँ कृपया जल्दी करो, अगर कोई मेरी जल्दी मदद नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगा। आदमी ने दक्ष से विनती की, चिंता मत करो, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो इसमें बस कुछ ही मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं चला जाऊंगा और तुम मदद मांग सकते हो। इस प्रतिष्ठान के लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे पास बचने का यही एकमात्र रास्ता है। दक्ष ने उस आदमी से कहा, ठीक है, सबसे पहले मुझे अपने पिता के बारे में बताना है। पिछले महायुद्ध में क्या हुआ था, तुम क्या जानते हो? दक्ष ने उस आदमी से पूछा, मैं वही बात जानता हूँ जो आप और शहर के बाकी सभी लोग जानते हैं, मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। आदमी ने जवाब दिया, बस मुझे ये बताओ कि तुम और बाकी सब क्या जानते हैं, यह मेरा पहला काम है। दक्ष ने उस आदमी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आदमी ने आखिरी महान युद्ध के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे डेमन पूर्व की रक्षा के लिए जिम्मेदार था और कैसे उसने टीम को धोखा दिया और उसके बाद गायब हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वह एक घटना राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इसने साल भर के गतिरोध को तोड़ने में मदद की क्योंकि फीनिक्स संगठन और ड्रैगन स्क्वाड के बीच शक्ति का अंतर अचानक बढ़ गया था। ड्रैगन स्क्वाड उसके बाद फीनिक्स संगठन को पछाड़ में कामयाब रहा। ऐसा होने के बाद वर्मियन भी अपरिहार्य हार को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। दिलचस्प है तो जैसा कि आप कहते हैं, उस जगह के दो जीवित गार्डों को छोड़कर किसी ने भी डेमन को टीम के साथियों को मारते नहीं देखा। यह मजेदार है कि डेमन ने सभी को धोखा दिया और फिर भी दो लोगों को जीवित छोड़ दिया ताकि सभी को बता सके कि क्या हुआ। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे मिलियाई की बातें सही लग रही थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जो अपने राज्य को धोखा देने जा रहा था वह किसी को भी जीवित छोड़ दे और उसके बाद गायब हो जाए। अगर उसने उन दोनों को मार दिया होता और उसके बाद गायब हो गया होता तो लोग सोच सकते थे कि वह भी मर गया है या उसे युद्ध बंदी बना लिया गया है। विश्वासघाती बनने के बजाय उसे शहीद के रूप में जाना जाता, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को जीवित छोड़ने का मूर्खतापूर्ण कदम उठाया। असंभव, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे लगा कि वे दोनों मर चुके हैं लेकिन वे अभी भी मुश्किल से जीवित थे। फीनिक्स संगठन की बैकअप टीमों ने वहां पहुंचने पर पाया कि वे मुश्किल से सांस ले रहे थे। तुम्हारे पिता ने उन्हें जीवित नहीं छोड़ा था, उन्हें बस यही लगा कि वे मर चुके हैं। उस आदमी ने दक्ष से कहा, मूर्ख लोग यही मानेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि युद्ध लड़ने वाला विशेषज्ञ ऐसी नौसखी गलती करे अगर उसकी हीरो वाली प्रतिष्ठा अनुचित न हो। इसमें जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वर्मिलियन को भी इस बारे में पता न हो। उसने डेमन के साथ काम किया था, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि यह कहानी समझ में नहीं आती। फिर भी उसने मिली और उसे प्रताड़ित होने दिया।
दिया वह इस योजना में भागीदार हो सकता है या इसके बारे में ना जानने वाला एक असली मूर्ख हो सकता है। दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए सोचा, जैसा कि मैंने सोचा था, वर्मिलियन एक दुश्मन हो सकता है और मेरे उत्थान में एक बड़ी बाधा हो सकता है। मुझे सावधानी बरतनी होगी। उसने अपने विचारों को जारी रखा, मैंने आपका पहला काम कर दिया है, अब कृपया मुझे बताएं कि आपको और क्या चाहिए, कृपया जल्दी करें, आदमी ने कहा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि हर गुजरते सेकंड के साथ उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि उसके शरीर से अधिक खून निकल रहा था। अगला भाग और भी सरल है, मुझे एक सोने का सिक्का दे दो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आदमी ने कहा, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा उसे पछतावा होने लगा, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष ने चाकू लिया और उस आदमी के घुटने पर घूम दिया। दक्ष उस आदमी का मुंह बंद करना नहीं भूला। हम आदमी दर्द से चिल्लाया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी आत्मा टूट गई है। दक्ष ने चाकू बाहर निकाला। क्या तुमने कुछ कहा? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम कमीने। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वह आदमी दक्ष को कोसने ही वाला था कि दक्ष ने उसका हाथ हटा लिया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष उसके दूसरे घुटने की ओर देख रहा है। मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम मांगो, तुम्हें वह मिलेगा, कृपया मुझे फिर से चोट मत पहुंचाना। हालांकि मेरे पास एक भी सोने का सिक्का नहीं है, मेरे पास केवल 5 चांदी के सिक्के हैं। मैं तुम्हें घर जाने के बाद सोने का सिक्का दे सकता हूं, मैं वादा करता हूं। उस आदमी ने रोते हुए दक्ष से कहा, वह ठीक है, पहले मुझे 5 चांदी के सिक्के दो। दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, अल्पविराम, मैं अपना हाथ नहीं हिला सकता, तुम्हें मेरी जेब से सिक्के निकालने होंगे, आदमी ने दक्ष से कहा। दक्ष ने उस आदमी की जेब में हाथ डाला और सिक्के ढूंढ निकाले। 5 चांदी के सिक्के और 10 कांसे के सिक्के, यह मेरे लिए पर्याप्त होंगे। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैंने वह दोनों काम कर दिए हैं जो तुमने करने को कहा था, कृपया मुझे अब आजाद कर दो और चले जाओ, उस आदमी ने दक्ष से कहा, और वह दर्द से रोता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे वह मर रहा है। ओह ठीक है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मुझे अपना वादा पूरा करने दो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, और उस आदमी का मुंह बंद कर दिया और चाकू से उसकी गर्दन को काट दिया। गर्दन कटने के बाद आदमी का मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। इस राज्य में किसी की हत्या करना प्रतिबंधित था। उसे चिंता थी कि शायद दक्ष पागल हो गया है और उसे मार सकता है, लेकिन दक्ष द्वारा उसे मुक्त करने का वादा करने के बाद उसने सोचा कि दक्ष वास्तव में उसे मारना नहीं चाहता था और उसके पास बचने का मौका था। वह पराक्रम से जीना चाहता था और फिर बाद में दक्ष से बदला लेना चाहता था। उसे सच में विश्वास था कि उसके पास वास्तव में जीवित रहने का मौका हो सकता है, लेकिन उसकी उम्मीदें वास्तव में गलत थी। उसने दक्ष द्वारा उसे मुक्त करने के अर्थ को गलत समझा। दक्ष ने उस आदमी के शरीर को देखा और आह भरी, धमकाना अच्छी बात है, लेकिन धमकाने के लिए आपको अपनी मानवता कभी नहीं खोनी चाहिए। किसी की मां को सिर्फ इसलिए पीटना क्योंकि वह किसी को धमका नहीं सकता था, ये सबसे नीचता है जो एक व्यक्ति कर सकता है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए उस आदमी के शरीर को बिस्तर से नीचे गिरा दिया। उसने अपना छाया परिवर्तन फिर से सक्रिय किया और दरवाजे की ओर चला गया। ने दरवाजा खोला। दक्ष बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन तभी दरवाजा खुला था और एक महिला खुले कब्र में कमरे में घुस आई। दक्ष जल्दी से एक तरफ हट गया और महिला से टकराने से बाल बाल बचा। वह कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर निकलने के कुछ सेकंड बाद ही उसने एक महिला की तेज चीख सुनी। वह वहां से निकलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा। दक्ष उस बूढ़े आदमी के पास वापस गया जो स्पिरिट वॉरियर प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कर रहा था। बुजुर्ग, मैं पैसे लेकर वापस आ गया हूँ, ये रहा एक चांदी का सिक्का, दक्ष ने बूढ़े आदमी से कहा और उसने एक चांदी का सिक्का उसके हाथ में रख दिया। आह, तुम तो वापस आ ही गए, अच्छा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। उसने अपने सामने पड़े कागजों के ढेर से एक कागज उठाया। आदमी ने कागज पर मोहर लगाए और उस पर हस्ताक्षर किए। ये कागज ले लो, ये तुम्हारे पंजीकरण का प्रमाण है। कोई भी तुम्हें प्रवेश परीक्षा में भाग लेने से नहीं रोक सकता। 2 दिन बाद परीक्षा स्थल पर वापस आना, ठीक है। जब तुम परीक्षा देने आओ तो कागज पर अपना नाम और हस्ताक्षर लिखो। तुम्हें इस कागज पर बस इतना ही लिखना है। याद रखना कि जब तुम आओ तो इसे भर कर रखना। बूढ़े आदमी ने कागज दक्ष को देते हुए कहा, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर पीछे मुड़कर चला गया। जैसे ही दक्ष चला गया, बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराने लगा। इस बार दानव का बेटा प्रवेश परीक्षा में भाग लेने जा रहा है, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। बूढ़े आदमी ने बुदा या सभी स्पिरिट वॉरियर कॉलेज उसे लेने से मना कर देंगे, भले ही वह अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि कॉलेज को उसका प्रदर्शन पसंद आ रहे। ये देखना दिलचस्प होगा कि युवा लड़के के लिए भविष्य में क्या है। बूढ़े व्यक्ति ने फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। दक्ष ने प्रवेश पास को अपनी जेब में सावधानी से रखा और सड़कों पर चल पड़ा। वह खाने के लिए कुछ खरीदना नहीं भूला। उसने खाना खरीदने के लिए मिले कांस्य सिक्के को खर्च कर दिया। उसने एमिलिया से वादा किया था कि वह खाना लेकर वापस आएगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे आने में बहुत समय लग गया। आशा है कि वह सो रही होगी और मुझे ढूंढने
ने बाहर नहीं गई होगी। दक्ष ने झोपड़ी की ओर चलते हुए कहा। दक्ष शहर की सड़कों से होते हुए शहर के एकांत बंजर इलाके में स्थित छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचा। अल्पविराम उसने खाने के लिए पहले से ही कुछ खरीद लिया था और उसने ये काम बिना किसी परेशानी के कर लिया। दक्ष को एहसास हुआ कि उसे कुछ भी खरीदने में मुश्किल होगी, क्योंकि लोग फूड चेन को जानते हैं, वे पहले से ही उससे नफरत करते हैं और उन्हें निश्चित रूप से संदेह होगा कि उसने पैसे कहां से लाए। अगर उसने ऐसा कुछ भी खरीदा तो यह अराजकता होगी, इसलिए उसने एक बार फिर अपना चेहरा बदलने के लिए शरारत का मुखौटा इस्तेमाल किया। उसने एक अलग नजर से खाना खरीदा। शहर के बंजर इलाके में पहुंचकर वह फूड चेन के चेहरे का इस्तेमाल करने लगा। वह मिली आय की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसने देखा कि मिलिया कुछ पत्ते काट रही थी ताकि जब वह वापस आए तो खाने के लिए कुछ बना सके। तुम क्या कर रही हो? दक्ष ने उससे पूछा और उसने खरीदा हुआ खाना अपने पीछे छुपा लिया। तुम तो वापस आ ही गए, मैं तुम्हारे लौटने पर खाने के लिए कुछ बना रही हूँ, वहीं बैठो, ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। मिलिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तुम वाकई कमाल हो। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। तुम घायल हो, तुम्हें काम करने के बजाय आराम करना चाहिए। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं खाने का ध्यान रखूंगा? मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए था। मिली ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। 1 घंटे आराम करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है। दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस उसके करीब चला गया। उसने अपने बाएं हाथ में खाने का पैकेट अपनी पीठ के पीछे पकड़ा हुआ था। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर उसके कंधों पर रख दिया। मलिया के होठों से एक दर्दनाक कराह निकली, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या यही वह सब है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? मैं जवान हूँ लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम सालों से मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो, मैंने तुम्हें संघर्ष करते देखा है, लेकिन अब नहीं। मैं जिम्मेदारियां लेने और अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए पहले से ही काफी बड़ा हो गया हूँ। दक्ष ने उसके कंधों से अपना हाथ हटाते हुए उससे कहा। मैंने झूठ नहीं कहा था जब मैंने तुमसे कहा था कि मैंने आज पैसे कमाए हैं, ये देखो। उसने उसे भोजन का पैकेट दिखाते हुए कहा। वह मिलिया को पैकेट देखकर आश्चर्य हुआ। हाँ, ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपनी पहली कमाई से खरीदा है। आज मैंने शिकार करके बहुत कुछ कमाया है, कल और भी बेहतर होने वाला है। मुझे कुछ दोस्त भी मिल गए हैं, चिंता मत करो, जीवन सुधर रहा है और ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें उस जगह जाकर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ जिम्मेदारी लेने आया हूँ। दक्ष ने मिलिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब ये सब छोड़ो और आकर खाना खाओ, तुम्हें भी भूख लगी होगी, वैसे मुझे भी भूख लगी है, उसने आगे कहा और उसके सामने बैठ गया और खाना खोलना शुरू कर दिया। मिलिया बस उसे खाली नजरों से देखती रही और उसकी आंखें नम हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष वास्तव में पैसे कमाने के बारे में सच बोल रहा था। इतना ही नहीं, उसे कुछ दोस्त भी मिल गए। क्या देवताओं को आखिरकार उन पर दया आ गई और उन्होंने उसके बेटे की मदद करना शुरू कर दिया। वह हमेशा चाहती थी कि उसका बेटा रोजमर्रा की जिंदगी जिए, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि इन परिस्थितियों में यह असंभव था। आज जो हुआ उससे उसे उम्मीद जगी कि यह वास्तव में संभव है। तुमने दोस्त क्यों बनाए? उसने पूछा, जैसे उसे यकीन करने में दिक्कत हो रही हो। हाँ, ये तो बस शुरुआत है माँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय कुछ दिखाऊंगा। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ। शहर के कुछ लोगों ने तुम्हें पहले से ही एक दोस्त के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जल्द ही पूरा शहर ठीक से व्यवहार करना शुरू कर देगा। मिलिया ने दक्ष को उम्मीद भरी आंखों से देखते हुए कहा। वे जरूर बनेंगे, मैं उन्हें बनाऊंगा। दक्ष ने अपने सामने रखे सूप के कटोरे पर नजर डालते हुए कहा। ओह ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, तुम भविष्य में वहाँ काम नहीं करने जा रहे हो। पैसे की चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। घर पर रहो और आराम करो। अब तुम्हें अपनी गरिमा के लिए दुनिया से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, इसके बजाय भविष्य में दुनिया तुम्हारे पास भीख मांगने आएगी। उसने सूप से भरा चम्मच मलिया के मुंह के पास लाते हुए कहा। मलिया ने अवचेतन रूप से अपना मुंह खोला और दक्ष को उसे खाना खिलाने की अनुमति दी। लेकिन पैसा? उसने दक्ष से पूछा। यह है, ये 3 कांस्य सिक्के जो मैंने आज कमाए हैं, ये कुछ समय के लिए पर्याप्त होंगे। वहां मत जाओ, हमें अब वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम, हालांकि उसकी जेब में कुछ चांदी के सिक्के भी थे, फिर भी उसने उसे नहीं बताया। उसने उसे सिर्फ कुछ कांस्य सिक्के दिए क्योंकि उसे चिंता थी कि वह क्या सोचेगी। चांदी का सिक्का ऐसी चीज थी जो इस शहर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को आसानी से मिल जाना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी को उसने मारा था उसके पास भी यह सिक्के थे। लेकिन ऐसे गरीब लोगों के लिए यह थोड़ा ज्यादा हो सकता था। वह उसे अभी संदेहास्पद नहीं बनाना चाहता था। उसने अपने रहस्यों के बारे में जितना हो सके उतना सूक्ष्म रहने की कोशिश की। मिली आय अभी भी हैरान थी क्योंकि वह दक्ष की बातों के बारे में सोच रही थी। वह न केवल हैरान थी बल्कि चिंतित भी दिख रही थी। ये तुमने वाकई इतना कमाया? तुमने कोई खतरनाक काम तो नहीं किया है ना? उसने चिंता में दक्ष से पूछा। उसे चिंता थी कि दक्ष पैसे कमाने के लिए कुछ खतरनाक
काम कर रहा है। उसने उससे सीधे पूछने का फैसला किया, कुछ भी खतरनाक नहीं है, मैं हर समय पूरी तरह सुरक्षित था, आप खुद देख सकते हैं, मुझ पर एक खरोंच भी नहीं है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाते हुए कहा, यह अच्छी बात है, तुम्हें पैसों के लिए कभी भी ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा जीवन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। कभी भी कोई खतरनाक काम मत करना, मुझसे वादा करो कि तुम पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे। मिलिया ने दक्ष की आंखों में देखते हुए कहा और उससे वादा करने को कहा। दक्ष ने उसकी ओर देखा और आह भरी, मैं पैसे के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे नश्वर शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है और मुझे इस परीक्षण को पूरा करने के लिए जीवित रहने की आवश्यकता है। ये सब पैसे के लिए नहीं है और यह कभी नहीं होगा। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए पैसा बेकार है। अरे मेरे पास मेरी भंडारण अनूठी में विभिन्न राज्यों के खजाने हैं, मैंने अपनी पिछली दुनिया में वह पैसा खर्च भी नहीं किया, मैं इस दुनिया में पैसे के बारे में क्यों सोचूंगा। उसने सोचा और अपना सिर हिलाया, मैं वादा करता हूँ कि मैं पैसों के लिए कोई भी खतरनाक काम नहीं करूंगा। उसने लियाई से कहा, जो एक तरह से सच था लेकिन पूरा सच नहीं था। मेरे अच्छे लड़के ने, लियाई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और दक्ष के हाथों को सहला तारांकित ना नहीं समझ पाया जितना वह समझना चाहता था। इसमें कई अलग अलग चीजें थी, अलग अलग तरह के योद्धा थे, अलग अलग पदानुक्रम प्रणाली, अलग अलग तरह की समस्याएं और यहाँ तक कि अलग अलग तरह के खजाने भी थे। लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी थी जो उसकी पिछली दुनिया से मिलती जुलती थी। उनमें से एक था आसमान में उगता हुआ खूबसूरत सूरज। दक्ष ने मलयाई के साथ खाना खाने के बाद अपनी रात छोटे से कमरे में सोकर बिताई थी। उसने साधना नहीं की क्योंकि वह समय से पहले ऐसा नहीं कर सकता था जब तक कि उसे अपने अनब्लॉक मेरिडियन को स्थिर होने का समय नहीं मिल जाता, जिसमें उसे ताला खोलने के क्षण से 24 घंटे लगने वाले थे। वह सुबह जल्दी उठा और देखा कि मिलिया अभी भी पास में सो रही थी। उसका सोया हुआ चेहरा बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन उसके शरीर पर लगे घावों से यह स्पष्ट हो रहा था कि उसका जीवन उतना शांतिपूर्ण नहीं था जितना उसका मासूम चेहरा दिखा रहा था। माए भगवान की अद्भुत रचनाएं हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ त्याग है। मेरी माँ भूत मंदिर में मलिन की माँ और फू चेन की माँ, मुझे इन 3 अद्भुत महिलाओं का बेटा होने का सौभाग्य मिला और मैंने उनमें से 2 से झूठ बोला। जब मैं भूत मंदिर से उसके बेटे की मौत की सूचना लेकर भागा तो मैंने मलिन की मां को तोड़कर रख दिया और इस बार भी मुझे उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से जाना होगा। दक्ष ने सोचा और आह भरी, मुझे नहीं पता कि यह मेरा आशीर्वाद है कि मुझे इस जीवन में 3 माताओं का प्यार मिला या मेरी सजा कि मुझे उनमें से 2 का दिल तोड़ना पड़ा। उसने खड़े होकर सोचा। दक्ष झोपड़ी से बाहर निकला और दूर क्षितिज पर खूबसूरत सूरज को देखा। कुछ और घंटों में मैं साधना शुरू कर सकूंगा, दक्ष ने झोपड़ी के दरवाजे के सामने बैठते हुए कहा। इस बीच वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, उसने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा और समय बीतने का इंतजार करने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और उपकर चारों ओर देखने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। जुम, सुन रही हो, तुमने कहा था कि तुम जल्दी वापस आ जाओगी, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? तुमने मुझे मेरे लक्ष्य के अलावा कोई और जानकारी नहीं दी। जल्दी वापस आओ बेवकूफ, प्राचीन अनुभूति के बिना मैं अपनी पत्नियों को भी नहीं बुला सकता, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ, मुझे लटका कर मत छोड़ो छोटी बच्ची। उसने शहर से गुजरते हुए बुदबुदा। दक्ष को उम्मीद नहीं थी कि जून वास्तव में जवाब देगा, क्योंकि वह पहले ही इस परीक्षण में किसी भी तरह की मदद पाने की उम्मीद खो चुका था। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी, हाँ, इसमें मेरी अपेक्षा से अधिक समय लगा, इस पर ध्यान न दे। दक्ष को जून से की किसी भी तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसने मदद मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। यही कारण है कि जब उसे जून से जवाब मिला तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे शुन खड़ी थी और उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। बेवकूफ, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए हो, दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, उस बारे में भूल जाओ। वैसे क्या तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ पता चला है? जून ने दक्ष से पूछा जब वह भौं सिकुड़ रही थी। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे पता है कि आत्मा योद्धा होते हैं और मुझे पता है कि उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो उन्हें बिना साधना किए भी साधकों जितना शक्तिशाली बनाती हैं। हालांकि मैं उनके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि उनकी शक्तियां कितनी हैं। दक्ष ने जून से कहा, तुम्हें मुझे उनके बारे में और बताना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें इतना पता चल गया, ऐसा लगता है कि तुम ढिलाई नहीं बरत रही थी, तुमने अपनी मेरिडियन को भी अनब्लॉक कर लिया है, बहुत बढ़िया। जून ने सिर हिलाते हुए दक्ष की प्रशंसा की। जहां तक आत्मा योद्धाओं का सवाल है, वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा उनके नाम से पता चलता है, लेकिन वे अलग भी हैं। उनके नामों से ऐसा लग सकता है कि वे शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा की साधना करते हैं और इसीलिए उनके पास कोई साधना नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा योद्धा मानव नहीं है। जून ने दक्ष को समझाया। क्या असली फू वे इंसान नहीं है? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन वे जानवर भी नहीं लग रहे थे, क्या वे डार्क फेरीज की तरह ही कोई अलग प्रजाति है? उसने जून से पूछा। मुझे लगता
है कि यह सच है। ईमानदारी से कहूँ तो वे पहले इंसान हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, जुन ने कहा और दक्ष को और भी भ्रमित कर दिया। मैं समझती हूँ कि यह आपके लिए झन भरा है, लेकिन यह एक लंबी कहानी है। मैं इसे जितना संभव हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करती हूँ। उसने दक्ष के चेहरे पर उलझन भरे भाव देखकर कहा, इस ब्रह्मांड में हजारों नश्वर दुनियाएं हैं और ये दुनिया उनमें से एक है, लेकिन यह अपनी स्थिति में भी काफी अनोखी है क्योंकि यह शुरू में नश्वर दुनिया नहीं थी। इस दुनिया को शुरू में आत्मा की दुनिया कहा जाता था। इस दुनिया में कई आध्यात्मिक प्राणी रहते थे। इस दुनिया में कहीं भी इंसानों का नामो निशान नहीं था, लेकिन ये बदलने लगा। आध्यात्मिक प्राणी मरने लगे क्योंकि उन्हें प्रजनन करने में कठिनाई हो रही थी। उनकी नस्ल धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, इसलिए उन्होंने वही किया जो उन्हें लगा कि उनके लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने अन्य प्रजातियों को ढूंढना शुरू किया जिनके साथ वे प्रजनन कर सके और अपनी प्रजाति को जारी रख सके, लेकिन इस दुनिया में आध्यात्मिक प्राणियों के अलावा कोई अन्य प्रजाति नहीं थी। बहुत सोचने और शोध करने के बाद उन्हें एक नजदीकी ग्रह के बारे में पता चला जहां एक अलग प्रजाति रहती थी। वह अलग प्रजाति मनुष्य थी। आध्यात्मिक प्राणियों ने उस दुनिया तक एक स्थानिक सुरंग बनाए और मनुष्यों का अपहरण करके उन्हें अपनी दुनिया में ले जाना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रजनन के लिए लाखों लोगों का अपहरण किया जब तक कि उन्होंने उन लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर लिया जिन तक उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था। जीवन और स्वतंत्रता के प्रति उनकी निर्ज उपेक्षा ने स्वर्गीय क्षेत्र का ध्यान आकर्षित किया। स्वर्गीय सम्राट स्वयं अपने योद्धाओं के साथ क्रोध में आकर आत्मिक जगत को नष्ट करने के लिए आए थे। अल्पविराम स्वर्गीय क्षेत्र की सेनाओं ने बहुत से आध्यात्मिक प्राणियों को मार डाला, लेकिन जब दानव क्षेत्र कभी इसने कूद पड़ा तो युद्ध अचानक रुक गया। दानव सम्राट ने स्वर्गीय सम्राट पर कमजोर को परेशान करने और वही गलती करने का आरोप लगाया जो आध्यात्मिक प्राणियों ने की थी। आध्यात्मिक प्राणियों के साथ शुरू हुए संघर्ष का परिणाम स्वर्गीय सम्राट और दानव सम्राट के बीच युद्ध के रूप में सामने आया जो बिना किसी परिणाम के 7 दिनों तक चला। स्वर्गीय सम्राट के बाद इस संघर्ष ने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया और दानव सम्राट ने इस पर लड़ाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि देव जानवर सम्राटों को भी संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए इसमें शामिल होना पड़ा क्योंकि यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। आध्यात्मिक राजा की गहन विनती तथा दानव सम्राट स्वर्गीय सम्राट और देव पशु राजाओं के बीच बहस के बाद वे एक समाधान पर पहुंचे। ये तय किया गया कि जिन मनुष्यों को गर्भवती किया गया था उन्हें आत्मा की दुनिया में छोड़ दिया जाएगा। जो मनुष्य अभी भी सुरक्षित और अछूते हैं उन्हें उनकी मूल दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। एक और बात जो उन्होंने तकी वही ये थी कि आत्मा की दुनिया को एक अवरोध में बंद कर दिया जाएगा ताकि वे फिर से ऐसा कुछ न कर सके। इस तरह से आत्मिक दुनिया का ईश्वरीय युद्ध समाप्त हो गया। आत्मा की दुनिया एक अलग दुनिया बन गई है जिसमें मानव दुनिया के अमर प्राणियों के लिए भी प्रवेश करना या निकलना असंभव है। अधिकांश आध्यात्मिक प्राणी स्वर्गीय सम्राट के क्रोध के कारण मर गए थे और जो बच गए थे वे अभी भी विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनका निर्णय गलत था। पहले तो उन्होंने सोचा कि वे मनुष्यों के साथ प्रजनन करके अपनी प्रजाति को जारी रख सकते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने गलत थे। मनुष्यों ने उनके साथ प्रजनन करके जन्म दिया, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी आध्यात्मिक प्राणी जैसे नहीं दिखते थे। इसके बजाय बच्चे मनुष्य जैसे दिखते थे। अल्पविराम समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि मनुष्यों के साथ उनके जो बच्चे थे उनमें उनकी विशेषताएं नहीं थी, उनमें उनकी ताकत, उनकी शक्तियां या कुछ भी नहीं था। बच्चे विशुद्ध रूप से मनुष्य थे, हालांकि वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। दुनिया सीलबंद थी और वे अन्य प्रजातियों की खोज करने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। इस तरह समय के साथ आध्यात्मिक प्राणियों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई। जून ने देवताओं के उस चौंकाने वाले युद्ध के बारे में अपनी व्याख्या समाप्त की जो समय पर ना रोका जाता तो कई शब्दों को नष्ट कर सकता था। तो इस दुनिया के मनुष्य आध्यात्मिक प्राणियों के वंशज हैं, लेकिन वे मनुष्यों की तरह ही है। दिलचस्प है, आध्यात्मिक प्राणियों ने बहुत मेहनत की लेकिन सब कुछ विफल हो गया। युद्ध के कारण उनका विनाश और भी तेज हो गया। दक्ष ने कहानी के बारे में सोचते हुए कहा, यह सही है, हालांकि यह पूरी तरह से विफल नहीं था। आध्यात्मिक प्राणियों के वंशज मनुष्य थे, लेकिन उनके पास अपने पूर्वज आध्यात्मिक प्राणी की आत्मा का अंश और रक्त रेखा थी। भले ही रक्त रेखा का प्रतिशत वास्तव में छोटा और लगभग नगण्य था। जो वंशज भाग्यशाली थे वे अपने रक्त रेखा और अपने पूर्वजों से प्राप्त आत्मा अंश को जगाने में कामयाब रहे, जिससे उन्हें शक्तियां मिली। इसीलिए उन्हें आत्मा योद्धा कहा जाता है क्योंकि वे लड़ते हैं और अपने पूर्वजों से विरासत में मिली आत्मा को विकसित करते हैं। जुन ने समझाया, तो यह ऐसा ही है, तो ये रक्त संबंधी शक्तियों की तरह है जो आत्मा के साथ आती है। दिलचस्प है, दक्ष ने अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखते हुए कहा, यह वास्तव में उपयोगी लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आत्मा योद्धा इस दुनिया में उच्च स्थिति का आनंद लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी रक्त रेखा को जागृत किया है और वे उन नश्वर लोगों की तुलना में पवित्रता में अपने पूर्वजों के करीब हैं जो अपनी रक्त रेखाओं और आत्मा को जागृत करने में कामयाब नहीं हुए। हालांकि यह वास्तव में उपयोगी है। उन्होंने आगे कहा, 1 मिनट रुको, मैं इस दुनिया में कैसे आ सकता हूं अगर इसे स्वर्गीय सम्राट और दानव सम्राट द्वारा सील कर दिया गया है? उसने आश्चर्य से पूछा। जुन ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और केवल मुस्कुरा दिया। ओह, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई, उसने अचानक कहा। मुझे क्या बताना भूल गए? दक्ष ने असमंजस में पूछा। चूंकि यह ब्लडलाइन मंदिर द्वारा बनाया गया एक नया शरीर है, इसलिए इसमें मास्टर की रक्त रेखा नहीं है। आप यहाँ अपनी मार्शल आत्मा तक भी नहीं पहुँच सकते, हालांकि आप अभी भी अपने कानूनों का उपयोग कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह यह है कि लाइन मंदिर द्वारा बनाया गया ये शरीर बिल्कुल इस दुनिया के लोगों जैसा है। जुन ने दक्ष से कहा, हाँ ये बिल्कुल इस दुनिया के लोगों की तरह है। उसके बारे में क्या? दक्ष ने असमंजस में पूछा। एक मिनट रुको, बिल्कुल वैसा ही कहने का मतलब क्या ये है कि यह आध्यात्मिक प्राणियों के वंशज शरीर जैसा है? इसमें आध्यात्मिक प्राणी का आत्मा अंश और रक्त रेखा भी है? उसने आश्चर्य से पूछा क्योंकि वह पंक्तियों के बीच पढ़ रहा था। हाँ बिल्कुल यही बात है, लेकिन तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, यह इस दुनिया के लोगों के शरीर की तरह ही है, इसलिए तुम्हारा रक्त और आध्यात्मिक प्राणी आत्मा जागृत हो सकता है और तुम्हें शक्ति दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, इसलिए अपना ध्यान अपनी साधना पर रखो। जुन ने उससे कहा, अल्पविराम ये बहुत दिलचस्प है, अगर मैं वास्तव में आध्यात्मिक प्राणी की शक्तियां प्राप्त कर सकता हूं तो यह परीक्षण बहुत मजेदार हो जाएगा। मेरे पास निर्भर करने के लिए कुछ और भी होगा क्योंकि मेरे पास यहाँ मेरे खजाने नहीं है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह आध्यात्मिक प्राणी की शक्तियों को जागृत कर सकता है। हाँ ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह मेरे मन में एक सवाल था, अगर यह एक वास्तविक दुनिया है और यह एक वास्तविक शरीर है तो मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा? क्या यह उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे इसे बनाया गया था? अगर यह किसी आत्मा को जागृत करता है तो यह एक बड़ी बर्बादी होगी। दक्ष ने वह सवाल उठाया जिसके बारे में वह सोच रहा था। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोबल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी और मेरे टेलीग्राम चैनल नोबल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। मुझे नहीं पता कि भविष्य में इसका क्या होगा, यह आपके प्रदर्शन के आधार पर रक्तवंश मंदिर को तय करना है। जुन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, मेरे प्रदर्शन पर निर्भर करता है, अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूं तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? दक्ष ने जून से पूछा, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे इनाम अच्छे होंगे। जहां तक इस शरीर की बात है तो यह संभवतः नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे भी यकीन नहीं है, मैं ट्रायल ऑफ ब्लडलाइन मंदिर का हिस्सा नहीं हूँ, आखिरकार मैं रिन स्पिरिट हूँ। जुन ने कहा, ओह ठीक है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, अगर ब्लडलाइन मंदिर मेरे परीक्षण के लिए ये शरीर बना सकता है तो क्या यह आपके लिए भी एक शरीर नहीं बना सकता? दक्ष ने अचानक कहा। जब उसने जून को देखा, जून ने आंख भरते हुए अपना हाथ उठाया जैसे उसे इस बारे में कुछ भी पता ना हो। मैं ब्लडलाइन मंदिर को आपके लिए एक शरीर बनाने के मेरे अनुरोध को सुनने के लिए क्या कर सकता हूँ? दक्ष ने जून से पूछा, तुम कुछ नहीं कर सकते, ब्लडलाइन मंदिर ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसने तुम्हारे लिए ट्रायल के लिए एक बनाया है, ट्रायल के बाहर ये तुम्हारे लिए बनाता है, ये कुछ नहीं करेगा, बेहतर होगा कि तुम इस बारे में भूल जाओ, मुझे पता है यह एक बेकार प्रयास होगा, भले ही तुम पूरी रात इसके बारे में सोचो। जून ने सिर हिलाते हुए कहा, तो ये बेकार है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक शरीर का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका खोज लूंगा, तुम एक सामान्य जीवन जी पाओगे। दक्ष ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा। वह पहले से ही जून की आंखों में उदासी की झलक देख सकता था। अभी के लिए इसे भूल जाओ, अपना सारा ध्यान मुकदमे पर लगाओ। शून्य ने अपनी आंखें घुमाई और दूसरी ओर देखने लगी। दक्ष उसकी प्यारी प्रतिक्रिया पर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने अपना सिर हिलाया और फिर वापस विषय पर आ गया। ठीक है, इस विषय पर क्या आप मुझे आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में अधिक बता सकते हैं? वे कैसे दिखते थे और उनके पास क्या शक्तियां थी? उन्होंने पूछा। उनका रूप एक जैसा नहीं था, वे जानवरों जैसे थे, कुछ उड़ सकते थे, कुछ चल सकते थे, कुछ जमीन पर रेंगते थे। उनके पास एक आध्यात्मिक शरीर था जो किसी भी प्राणी का रूप ले सकता था। वे मानव जैसा रूप ले सकते थे या जानवर जैसा रूप ले सकते थे, लेकिन उनके असली शरीर अर्धपारदर्शी निकाय थे। मैं नहीं जानता कि उनका वर्णन कैसे करूं क्योंकि वे बहुत जीवंत दिखते थे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि ज्यादातर आध्यात्मिक प्राणी अलग दिखते थे। जुन ने समझाया। अल्पविराम, उनकी ताकत? दक्ष ने पूछा। उनकी ताकतें उनके रूप की तरह ही ज्वलंत है। कुछ आध्यात्मिक प्राणियों